Am I audible? Please Yes, confirm. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we will start our first paper for this year, knowledge and curriculum. You are having Lakshmi books this year, right? Everyone? Yes, ma'am. Okay. So first paper is knowledge and curriculum. ठीक है, ready everyone? Yes, ma'am. Why nobody has joined the class offline? हम्म? क्यों नहीं आया कोई क्लास यहाँ पे अटेंड करने? सारे ऑनलाइन है इस बार? Hello, ma'am. Good evening. Actually, I was about to join, but मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो इसलिए मैं आ नहीं पाई. Your voice is very low to hear. सुनाई नहीं दे रहा है. चलो ट्राई करना, जो आ सकते हैं ना यहाँ पे आके क्लास ले लिया करो. ठीक है? Who stays nearby आ सके ले सकते हैं क्लास. चलो, am I audible? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So let's start our first topic, meaning of knowledge and knowing. अगेन लास्ट ईयर की तरह जैसे मैंने आपको बताया था, फॉलो योर सिलेबस नॉट योर बुक. ठीक है, तो आपको अपना सिलेबस देखना है और वो पढ़ना है. कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो बार बार में बोलते हैं आपको समझाने के लिए. ठीक है, होती हैं, बट इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस जस्ट क्रॉस इट आउट. ठीक है, उसको क्रॉस कर दो. हमें नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है. राइट? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. नॉलेज एंड नोइंग. तो पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज. नॉलेज की मीनिंग क्या होती है? तो कुछ मीनिंग में ये बोला जाता है कि नॉलेज वो चीज है जो एनलाइटन ह्यूमन माइंड, हमारे माइंड को जो एनलाइटन करती है. ठीक है, वो होती है नॉलेज. फिर बोलते हैं नॉलेज इज डायनेमिक इन नेचर, कीप्स ऑन चेंजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम. हमारा नॉलेज है वो फिक्स नहीं होता. ठीक है, हमें मान लो किसी चीज की नॉलेज है और मान लो फर्दर कोई रिसर्च हुआ, किसी चीज में चेंज आ रहा है, तो हमारी नॉलेज भी कुछ नया रिजल्ट आ रहा है. ठीक है, कुछ नए आउटपुट्स आ रहे हैं, तो हमारा नॉलेज भी टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है, अप टू डेट होता रहता है. ठीक है, उसके बाद नॉलेज क्या है? एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, उसमें नई चीज है नॉलेज जो ऐड होती जाती है. ठीक है, तो नई नई चीजें जो ऐड होती जाएंगी प्रायर इंफॉर्मेशन में, नॉलेज में, वो आपका नॉलेज क्रिएट करता है या नॉलेज बनाता है. ठीक है, तो ये है आपका नॉलेज. अब हम आते हैं नोइंग क्या है. नोइंग क्या है? किसी चीज की नॉलेज होने के लिए, ठीक है, आपको कुछ चीजें जाननी पड़ती हैं, है ना? ऐसा होता है, मैं बोल दूंगी कि मुझे स्पेस के बारे में नॉलेज है, मुझे पता है. तो स्पेस के बारे में नॉलेज होने से पहले आपको पता होना चाहिए स्पेस में कौन कौन से, ठीक है, बॉडीज हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट होती हैं, जो स्पेस में होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या नाम होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए. नोइंग, तो आप जानने के लिए या तो आप किसी एक्सपर्ट पर्सन के पास जाओगे. ठीक है, आप ऑडियो उसमें प्लेनेटेरियम में जाके देख सकते हो, आप एनसाइक्लोपीडिया पढ़ सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे. ठीक है, तो ये है नॉलेज से पहले का प्रोसेस, जब हम जानने की चीजें कोशिश कर रहे हैं, नोइंग. ठीक है, नोइंग. तो नोइंग में आ जाता है, नोइंग क्यों होती है? ताकि हम अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सके. नई चीजें पता करोगे, ज्यादा चीजें पता करोगे, तो आपकी नॉलेज क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, नोइंग होता है नॉलेज को मेमोराइज करना, चीजों को मेमोराइज करना. ठीक है, याद करना. चीजें आपको याद होनी चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि आप, मैं बोलूं कि मुझे स्पेस के बारे में नॉलेज है और किसी ने मुझसे कॉन्स्टलेशन पूछ लिया या किसी ने मुझसे, ठीक है, किसी और चीज के बारे में पूछ लिया, तो मैं बुक खोल के बैठू बताने के लिए, ऐसा नहीं होता है. ठीक है,
वो आपके मेमोरी में होना चाहिए, आपके अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए, ताकि अगर कोई पूछ रहा है तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। नोइंग होती है एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स, आप फैक्ट्स को जानते हो, प्रोसीजर्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको याद रह सके या प्रैक्टिस में उसको यूटिलाइज कर सको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कुछ चीजें हमें स्टेप वाइज मेमोरी में नहीं होती है, पर मुझे पता है कि करना कैसे है, अगर सामने आएगा वो चीज करने के लिए तो आई कैन डू स्टेप वाइज, मैं उसको कर दूंगी। ठीक है, तो ये चीज होती है। नोइंग इज सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंग होती है अपने आप को जानना। ठीक है, अपने आप को जानना कि मैं कितना चीजें समझ पाई हूँ, नहीं समझ पाई हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नोइंग होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया नोइंग और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज होने के लिए आपको नोइंग, आपको जानना पड़ेगा किसी चीज के नॉलेज होने के लिए, उसके बारे में उसके फैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स का पता होना, उसको वो चीज आपकी मेमोरी में होना। ठीक है, ये सारी चीजें होनी पड़ेंगी। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड नॉलेज। अब देखते हैं नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज अ मींस टू रीच द ट्रूथ, नॉलेज से आप सच तक पहुंचते हो। ठीक है, नॉलेज है तो आपको क्या चीजें पता है, आपको उसके बारे में सच्चाई पता होती है। थॉट है, ये नॉलेज का रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए थॉट प्रोसेस आपका कैसा है, कैसी आपकी सोच है। लैंग्वेज होता है, ये नॉलेज की वेहिकल होती है। मान लो कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, और वो आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, तो लैंग्वेज का कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, तो लैंग्वेज वेहिकल है। ठीक है, नॉलेज के लिए। मीनिंग ऑफ वर्ड है, टर्म्स की मीनिंग है और कंसेप्ट है, ये सब मिलकर आपको नॉलेज का फाउंडेशन बनाते हैं। नॉलेज इज सर्टेन। ठीक है, सर्टेन किसी चीज के बारे में नॉलेज की हम बात करते हैं। इट इज वेरीफिएबल, अगर आपसे नॉलेज है, आपने कोई बात बोली तो वो वेरीफाई हो सकती है। सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वेरीफाई हो सकता है, वेरीफिएबल होती है नॉलेज। और नॉलेज का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो फैक्ट्स और वैल्यूज पे बेस्ड होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एज ए होल सारा एक साथ हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तो हमें बोलेंगे हमें उस चीज के बारे में नॉलेज है। ठीक है, बुक में आपको मिल रहा है जो भी मैंने बताया, नेचर, नोइंग सब मिल रहा है। लक्ष्मी की बुक है सबके पास? अगर ये वाली बुक है आपके पास, ठीक है, तो आप पेज नंबर 4 पे देखिए, यहाँ पे काइंड्स ऑफ नॉलेज दिया हुआ है। काइंड्स ऑफ नॉलेज को kinds of knowledge. Yes, ma'am. टाइप्स ऑफ नॉलेज में बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्लीज रेस्पॉन्ड। ठीक है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा आर यू लिसनिंग और नॉट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू। टाइप्स ऑफ नॉलेज में देखिए 3 टाइप्स की नॉलेज आपको दी गई है, जनरल टाइप्स, इंडियन टाइप एंड स्पेसिफिक टाइप्स। ठीक है, जनरल टाइप्स, इंडियन टाइप्स एंड स्पेसिफिक टाइप्स। सो इन जनरल टाइप्स इट इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रायरी नॉलेज और एंड एम्पिरिकल नॉलेज। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रायरी नॉलेज है, एम्पिरिकल नॉलेज। प्रायरी नॉलेज होता है जो हम सिंपल एजम्पशन से जो हमें मिलती है। ठीक है, सिंपल एजम्पशन से जो हमें मिलती है, जो प्रायर है, आपको प्रायर पहले से पता है। ठीक है, प्रायर के वर्ड से आप मीनिंग इसको याद रख सकते हो। प्रायर वह है जो आपको पहले से पता होता है। ठीक है, जैसे कुछ मैगजीन्स लगा के, ठीक है, मैगजीन्स होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, उनका यूज करके आपको चीजें पहले से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 5 + 7 का। ठीक है, तो 5 + 7 आप नंबर की काउंटिंग आपको पहले से पता है 5 कितनी होती है और 7 कितनी होती है। ठीक है, तो आप आंसर बता सकते हो। तो आप प्रायरी नॉलेज में कुछ चीजें आपको पहले से पता होती है, जिसको यूज करके आप अपना आगे का सॉल्व कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम अप्रायरी नॉलेज। ठीक है, पहले से पता होती है। दूसरी जो होती है एम्पिरिकल नॉलेज, वो हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल नॉलेज। ठीक है, जो हमारा सेंस बेस्ड होता है, आप अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है, सराउंडिंग को क्या करते हो,
सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, सीखते हो, उसके बाद ये नॉलेज आपके पास आती है। इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। ठीक है, जो हम अपने सेंसेस से परसीव करते हैं। ठीक है, कैसा है कोई चीज, स्मेल से, ठंडा है, गर्म है, वो स्किन से, ठीक है, ब्यूटीफुल है, अगली है, अपने आईज से, व्यू से, तो ये सारी चीजें, तो ये जो नॉलेज है इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल नॉलेज, जो हम अपने ऑब्जर्वेशन से गेन करते हैं। उसके बाद आते हैं इंडियन टाइप्स में है पराविद्या है, अपराविद्या। पराविद्या होता है फिजिकल बॉडी के बारे में जो नॉलेज है, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अपराविद्या होता है स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, जहां हम गॉड को बिलीव करते हैं, ठीक है, और हम कैसे, ठीक है, कैसे हम फिजिकल वर्ल्ड की जो कनेक्शंस हैं या मोह माया हम जिसको बोलते हैं, उसको छोड़ के हम कैसे अच्छी चीजों के बारे में सोच सकते हैं, गॉड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज हो गया पराविद्या, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज हो गई अपराविद्या। उसके बाद है स्पेसिफिक टाइप्स। ठीक है, ये ज्यादा मैम आपका इंपॉर्टेंट है, विजुअल ठीक नहीं है मैम। इसमें है आपका ऑथोरिटेटिव। मैम ठीक है, ऑथोरिटेटिव विज नॉलेज, ऑथोरिटेटिव नॉलेज में वो नॉलेज होती है जो आपको किसी एक्सपर्ट से मिलती है, जिसमें यहाँ पे आ जाते हैं आपके टीचर, आपके प्रोफेसर्स, आपके एक्सपर्ट्स, ठीक है, वो आ जाते हैं। कोई रिसोर्स पर्सन है, ठीक है, वो आपको कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, तो वो आ जाता है आपका ऑथोरिटेटिव नॉलेज में। ठीक है, जैसे अभी आप जो भी नॉलेज ले रहे हो, ठीक है, जिस चीज के बारे में जान रहे हो, आपके टीचर आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है आपका ऑथोरिटेटिव नॉलेज। अथॉरिटी से मिलता है, स्पेशलिस्ट से मिलता है, ठीक है, वो होता है अथॉरिटेटिव नॉलेज। किसी चीज के स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, उनसे आप सीख रहे हो, तो अथॉरिटेटिव नॉलेज होता है। एम्पिरिकल नॉलेज, ठीक है, अभी हमने बोला एम्पिरिकल नॉलेज, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, तो वो सेम चीज होती है। एम्पिरिकल नॉलेज जो हमने सेंसेस से परसीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल नॉलेज। रैशनल नॉलेज, रैशनल नॉलेज वो होती है जो हम अपने रीजनिंग से, अपने लॉजिक से समझते हैं या गेन करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रैशनल नॉलेज। मैम थोड़ा साइंटिफिक सिलेबस नॉलेज, के बारे में बता दीजिए मैम। साइंटिफिक होते हैं ना, वहां से निकल के जो फैक्ट्स वगैरह हमें पता चलते हैं, दैट इज आवर साइंटिफिक नॉलेज, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नॉलेज। प्रैग्मेटिक नॉलेज, ठीक है, प्रैग्मेटिक नॉलेज होती है आपकी पर्सनल नॉलेज, ठीक है, जो आप अपने फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक नॉलेज। प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आप अपने काम के लिए आगे यूज करते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक नॉलेज। ये आपका अपना एक्सपीरियंस लाइफ में कैसा रहा, ऑब्जर्वेशन कैसा है, ठीक है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। इंट्यूटिव नॉलेज, ठीक है, इंट्यूटिव नॉलेज हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है और सब्जेक्टिव होती है, मींस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर किसी जगह पे मैं जाऊं और मेरा इंट्यूशन बोले कि इट इज नॉट सेफ, तो जरूरी नहीं कि अगर मेरा इंट्यूशन बोल रहा है तो आपका भी बोले। आपका फ्रेंड आपके साथ में गया है तो ही और शी कैन से कि अरे नॉर्मल है, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो इंट्यूटिव नॉलेज टोटली सब्जेक्टिव होती है और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जो हम इंट्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है, इंट्यूशंस की, वो किसी लॉजिक या रीजनिंग पे बेस नहीं होता है, हमारा इंट्यूशन कह रहा होता है, ठीक है, कुछ अच्छा होना है या कुछ गलत होना है, किसी से मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा इंट्यूशन आ रहा है, मुझे लग रहा है इसके इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है, तो इंट्यूटिव नॉलेज तो सब्जेक्टिव होती है, पर्सन टू पर्सन सिलेबस वेरी के बारे में करती बता दीजिए मैम। है। सिलेबस के बारे में मैम। सिलेबस, सिलेबस आपके पेज पे देखिए, फर्स्ट पेज पे दे रखा है ना, यहीं से हम पढ़ रहे हैं, देखिए जैसे हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते थे ना हम लोग, यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है फ्रंट पेज पे, यूनिट 1 में है आपका। देखिए पहला आपका टॉपिक है सिलेबस में मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग, जो हमने डिस्कस किया। फिर आपका काइंड्स ऑफ नॉलेज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ नॉलेज, तो यहाँ से जो सिलेबस में टॉपिक है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा मैम, हमको एक पेपर में क्रॉस लगा दिया है मैम। क्या हुआ? एक पेपर में क्रॉस लगा दिया है मैम। कौन सा पेपर? कॉम्पन्टरी को वाला पेपर था एग्जाम उसका। कौन से पेपर में? कॉम्पन्टरी में मैम। कंटेम्प्रेरी में? यस मैम। तो आप एमडीयू के हैं केयूके के हैं? क्या बोले मैम? आप एमडीयू से कर रहे हैं कि केयूके से कर रहे हैं कुरुक्षेत्र? मैम एमडीयू से कर रहे हैं। एमडीयू से कंटेम्प्रेरी में लग गया क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे, वो सब किए नहीं क्या आपने?
मैम लिखे थे मैम, पता नहीं नंबर काट लिया मैम। अच्छा, सारा पेपर में अच्छा नंबर है, वही पेपर में क्रॉस लगा दिया मैम। कोई बात नहीं। देखिए अब तो जो हो गया है ना, तो इस बार आप अच्छे से प्रिपेयर करके उसको दे दीजिएगा, हो जाएगा आपका। और सेकेंड ईयर के पेपर में कोशिश करिएगा, क्लास अटेंड करिए, समझ के लिखिए, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए आपको इस साल। ओके ठीक है ना? ओके ओके। अब मैम अभी तक हम लोग को बुक नहीं मिला है मैम। क्या हुआ? बुक नहीं मिला है मैम अभी तक। क्या कह रहे हैं? बुक नहीं मिला है मैम, बुक। बुक नहीं मिला? वो तो यहीं पे होगा ना, आप आके ले जाइएगा बुक। ओके हम ठीक है ना? सब ओके। आप आके ले जा सकते हैं, इंस्टीट्यूट में कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके बात करके आप आके अपनी बुक्स ले जाइएगा। ओके मैम। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है फर्स्ट पेज में, ठीक है, हम वहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है, वहीं से देखना है आपको, हम वहीं से कर रहे हैं। तो हम अभी टाइप्स या काइंड्स ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज। ठीक है, रिवील्ड नॉलेज में है जो हमारे रिलीजियस बुक्स में जो नॉलेज है, जो बातें लिखी गई है, उसको हम बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज। जो गीता, कुरान, बाइबल में, ठीक है, जो हमारी बातें लिखी गई हैं, जो चीजें हमें बताई गई है, उसको हम बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज। ठीक है, उसी को बोलेंगे रिवील्ड नॉलेज, जो हमारे बुक्स में है। उसको हम गुरु ग्रंथ साहिब में हो गया, ठीक है, जो क्लासिकल और यूनिवर्सल इन नेचर है, जो कभी बदलेगा नहीं। वो ग्रंथों में जो बातें लिख दी गई वो लिख दी गई, ऐसा नहीं कि आज कुछ और लिखा है या कल कोई और नई भगवत गीता आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम की बात है, जो कृष्ण ने जो बातें बोली थी अर्जुन को, और वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉलेज कैसी नॉलेज है? ये रिवील्ड नॉलेज है, इसको हम बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया सारा? यस मैम। Yes, ma'am. आगे ना किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, टाइप्स में कोई दिक्कत हो तो। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज है। ठीक है, तो सोर्सेज में है वही रिविलेशन, जो हमने टाइप पढ़ा ना, उसी से रिविलेशन है, जिसमें जो गॉड ने या हमारे, जब हम जिनको भी मानते हैं, उन्होंने जो इंसानों के लिए जो बातें बोली हैं, ठीक है, या किसी सुपर पावर ने जो बातें बोली हैं, तो रिवील्ड नॉलेज में जो है ना, जो हम अपने धर्म ग्रंथों से हमें मिल रहा है। ठीक है, हेलो, उसको हम एक्सक्यूज बोलते मी हैं मैम। हमारा रिविलेशन या रिवील्ड एक्सक्यूज मी नॉलेज, हम मैम। इसको बोल रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो भी रिलीजियस बुक्स में जो बातें लिखी गई है ना, हम उसके बारे में करते हैं। रिलीजियस बुक्स में एक्सक्यूज जो मी बातें मैम। लिखी गई है, वो हम उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। एक्सक्यूज अथॉरिटी, मी अभी मैम। मैंने अथॉरिटेटिव नॉलेज बोला ना, अथॉरिटेटिव नॉलेज कहाँ से मिलती है? किसी न किसी अथॉरिटी से हमें मिलती है। ठीक है, किसी न किसी हमें अथॉरिटी से मिलती है अथॉरिटेटिव नॉलेज। फिर एक्सक्यूज मी मैम। इंट्यूशन, इंट्यूटिव नॉलेज से ना हमारा इंट्यूशन बताता है। ठीक है, हमें ऐसा फील होता है, हमारा इंट्यूशन बताता है, जो स्पॉन्टेनियस होती है और सडन होती है। हम प्लान करके नहीं चल रहे होते हैं कि अभी 10 मिनट बाद, घंटे भर बाद, 10 दिन बाद हमारा इंट्यूशन हमें ये बोलेगा, ऐसा नहीं होता। उस सिचुएशन में जब हम पढ़ते हैं ना, तब हमारा इंट्यूशन काम करता है और हमें बताता है। ठीक है, तो सडन होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। रीजन, ठीक है, वही रीजनिंग और लॉजिक से जो हमें नॉलेज मिलती है, तो वो हमारा सोर्स है। हम अपने रीजनिंग लगा के क्या वो करते हैं। फिर आता है सेंसेस से। ठीक है, सेंसेस, हम अपने 5 सेंसेस हैं, उनका यूज करके हम नॉलेज गेन करते हैं अबाउट आवर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, ठीक है, टच कर रहे हैं तो कैसा है, तो ये सारी चीजें, ठंडा है, गर्म है, ये सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें हमें फील होती है, तो सेंसेस से। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन से। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन से, जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज को चेक करने के लिए कि सही है या गलत है, झूठ है, सही है, तो एक्सपेरिमेंटेशन से जो रिजल्ट निकल के आता है, वो हमारी नॉलेज को क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये है आपके सोर्सेज ऑफ नॉलेज। सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इसके बाद सेकंड टॉपिक आपके सिलेबस में है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, कौन सा मेथड्स सब्जेक्ट ऑफ पढ़ा रहे हैं एक्वायरिंग मैम? नॉलेज। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में क्या है? अपील टू अथॉरिटी। नॉलेज लेना है आपको किसी चीज के लिए, तो आप कहां जाते हो? किसी न किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो, जिसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है,
ठीक है, आपसे ज्यादा नॉलेज होता है, आप उनके पास जाते हो उस चीज के बारे में नॉलेज मैं लेते हो, उनसे सब्जेक्ट पूछते कौन है हो और मैम? knowledge लेते हो। तो ये है अपील टू अथॉरिटी। दूसरा है अपील टू सेंसेस। हम अपने सेंसेस से सीखते हैं, ठीक है, तो इसमें सेंसेस मेन सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। अपील टू ऑब्जर्वेशन इन रिलेटेड प्रोसेसेस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब मान लो साइंटिस्ट, कोई न्यूटन वाला एग्जांपल आ जाता है ऑब्जर्वेशन का कि मैम एप्पल ऊपर आपका से गिरा। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मैम। न्यूटन ने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसको देखा। तो हेलो हेलो नॉलेज हेलो मैम, गेन करने का एक्सक्यूज पहला मी स्टेप मैम, है ऑब्जर्वेशन। उसके मैम बाद एक्सक्यूज मी, हेलो। एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, लॉजिकल मैनर में जब हम चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रेडिक्शन, ठीक है, प्रेडिक्शन होता है जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये चीज हो सकती है, किस बेसिस पे, ऑन द बेस ऑफ द सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस जो प्रेजेंट सिनेरियो में है, उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। फिर कंट्रोल, ठीक है, मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मैम? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कुछ हेलो फैक्टर वेरिएबल होते हैं जो नॉलेज एंड साइंटिस्ट को करिकुलम कंट्रोल है ये। करने होते हैं, ठीक है, जिसमें हेलो एंश्योरिंग मैम, प्रिसाइज एंड मैम थोड़ा एक्यूरेट सुन लीजिए हम लोगों का भी। फिल्टर्ड आउट, ठीक है, जो भी रिजल्ट आपको है वो एक्यूरेट रिजल्ट आए, इसके लिए आपको फिल्टर्ड आउट करना मैम है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। करना हेलो पड़ मैम, सकता एक्सक्यूज मी है जहां मैम। से सही रिजल्ट निकल के आए, ठीक है। तो अपील टू ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। उसके बाद है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड आप पहले से पढ़ते आए हो, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। कौन बताएगा मुझे इंडक्टिव डिडक्टिव? इंडक्टिव डिडक्टिव कौन बताएगा? नोबडी? इंडक्टिव डिडक्टिव याद नहीं है आपको? यस मैम। बताइए, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना हमने? मैम मैम डिडक्टिव था। मैम मैं बताऊं ज्योति? हाँ बताइए। मैम डिडक्टिव था मतलब कि डिड्यूस करना बेसिक से लेकर के, लाइक जैसे एग्जांपल को पहले सॉल्व करना एंड देन उसके बाद जो है उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड इंडक्टिव था। डिडक्टिव में हम पहले रूल बताते हैं, प्रिंसिपल बताते हैं, फिर एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, रूल से एग्जांपल पे आते हैं। और इंडक्टिव में हम पहले एग्जांपल बताते हैं, फिर प्रिंसिपल या रूल पे आते हैं, ठीक है। ओके। इंडक्टिव में पहले हम एग्जांपल बताते हैं और फिर हम प्रिंसिपल पे आते हैं। तो ये हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इंस्टीट्यूशंस, बताते हैं मैम। इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, नॉलेज अटेन करने में इन इंट्यूटिव मेथड में, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं उसमें होता है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इंस्पिरेशन एंड इल्यूमिनेशन। ये सारा यस मैम। मिलकर हमारा नॉलेज क्रिएट फैक्चुअल करता है। एग्जांपल दे के जिसको समझाया जाता है उसको इंड्यूसिव कहा जाता है मैम। जैसे पहले हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया होगा, हम नाउन पढ़ाने गए हैं क्लास में, तो हमने जाते ये नहीं बोला कि नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, थिंग, एनिमल। इसके बजाय आपने बच्चों से पूछ लिया कि बेटा एग्जांपल बताओ इस क्लास में कितने नाउन है या क्या आपको दिख रहा है ना। तो पहले यस आपने एग्जांपल से समझाना शुरू किया, तो इंडक्टिव मेथड होता है। फिर आप बताओगे कि अच्छा ये सारे जो आप लोगों ने नाम बताया, किसने बोला फैन, किसने बोला विंडो, किसने बोला बुक, तो वो आपने बोर्ड पे लिख दिया, ठीक है। तो तब हम बोलेंगे कि ये जो आपने नाम बताए बेटा ये सारे नाउन होते हैं। तो हम एग्जांपल से शुरू हुए और फिर हम प्रिंसिपल या रूल हमने बताया कि नाउन क्या होता है, तो इंडक्टिव हो जाता है। डिडक्टिव में हम पहले बताएंगे कि नाउन क्या होता है, फिर बच्चों से एग्जांपल पूछ लेंगे या खुद एग्जांपल बता देंगे, ठीक है ना, और डिडक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद हम आते हैं कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। बहुत जरूरी है नॉलेज को गेन करने के लिए, आप उस चीज को कंसंट्रेट होकर सुनो। मतलब मैं कोई पढ़ा रही हूँ, कोई चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आप सुन नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो अथॉरिटी के पास अगर आप जाते भी हो, सीखने जाते हो, पर आप ध्यान नहीं लगाओगे तो आप नहीं सीख पाओगे। तो कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम किसी प्रॉब्लम को अपने आप ही सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, आपको रिजल्ट तो मिलता ही है, साथ के साथ वो नॉलेज आपके मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व किया था।
आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, जो खुद की हुई चीजें होती हैं वो हमेशा आपको याद रहती है। अपील टू ट्रेडिशन, बहुत सारे ट्रेडिशन और कल्चर में भी हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, तो वहां से भी आप नॉलेज ले सकते हो। अपील टू एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से तो हम सीखते ही हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं, हमारी जॉब में जो एक्सपीरियंसेस रही हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम नॉलेज लेते हैं, हम सीखते हैं। तो ये है आपका पूरा नॉलेज एंड नोइंग का यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें हमने अभी किया मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग, काइंड्स ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। मैम बोर्ड पे लिख दीजिए मैम, क्या कह रहे हैं? बोर्ड पे लिख दीजिए मैम। बोर्ड दिखाई दे रहा है क्लियर आपको? आप ये देखो ना, बुक में जो सिलेबस दिया हुआ है पोर्शन, ये देखिए बुक में जो सिलेबस वाला पोर्शन है ना, यहाँ से पढ़ा रही हूँ मैं, यहाँ पे मैम पॉइंट चल बुक रहा नहीं है है। मेरे पास मैम, क्या कह बुक रहे है हैं? ही, बुक नहीं है मैम। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है? यस मैम। तो बुक नहीं है तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, यहाँ से आप टॉपिक एक बार देख सकते हैं, फिर से वीडियो रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाएगी, आप वहां से फिर से इसको प्ले करके देख सकते हैं। बाकी जब बुक आ जाएगी तो फ्रंट पेज पे सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ हम कर रहे हैं टॉपिक्स। ठीक है, जो सब पढ़ा रहे हैं मैम उसको बोर्ड पे लिख दीजिए मैम, तो कि टॉपिक हम जो है ठीक है, मैं लिख देती हूँ, टॉपिक्स लिख देती हूँ, वो देख लो। आई होप आपको विजिबल है। ठीक है, पेपर 1 कर रहे हैं हम। इसमें टॉपिक आपने किया मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग। विजिबल है बोर्ड? नॉलेज एंड नोइंग, बोर्ड विजिबल है आपको? मैम बोर्ड से दिख नहीं रहा है मैम। आप नोट डाउन भी कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ लिखने में तो पॉइंट्स विजिबल नहीं है तो आप एक बार नोट डाउन कर लो, मैं बोल रही हूँ। ओके। मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग है ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा ना तो आप ये भी कर सकते हैं। लिख लिया आपने? लिखा आपने? मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग की है हमने, काइंड्स एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज किया है, बस अभी यहीं तक किया है, और मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज किया है हमने। हो गया आपका? नोट डाउन कर लिया आपने? प्लीज रेस्पॉन्ड। आपने नोट डाउन कर दिया है तो हम आगे चलते हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब हम करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में क्या डिफरेंस है, बिलीफ एंड ट्रूथ में क्या डिफरेंस है। ये सारा आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। रीजनिंग और एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो लेट्स सी। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, चेक ऑन पेज नंबर 10। ठीक है, पेज नंबर 10 पे देखिए, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। टेबुलर फॉर्म में इट इज प्रेजेंटेड। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया हुआ है बहुत अच्छे से, सारे डिफरेंसेस बहुत अच्छे से दी हुई है इस बुक में। ठीक है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, तो नॉलेज इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज अपने आप में ही एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है, पर इंफॉर्मेशन क्या होता है? फैक्ट्स का कलेक्शन करना, डेटा कलेक्ट करना। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने पास ऑन किया किसी को इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो मैम ने मुझसे पूछा कि मैम सेकेंडरी क्लास में जाके कितने स्टूडेंट थे।
ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने उनको दिया कि मैम ऐसी क्लास में मैंने 10 या 12, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो मैंने उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दिया, एक फैक्ट, एक डेटा पास ऑन कर दिया, वो होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाओगे तो एंड में वो आपका उस चीज के बारे में आपको नॉलेज क्रिएट करता है। ठीक है। आई आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? ठीक है। सेकंड पे आते हैं। इंफॉर्मेशन के अलावा अदर फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, जो हमारा नॉलेज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, ठीक है, इसमें आपका बिलीफ आ जाता है, आपका एक्सपीरियंस भी आ जाता है। ठीक है। सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं होता, आपने खुद क्या एक्सपीरियंस किया है, ऐसे सिचुएशन में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीजें नॉलेज क्रिएट करती है। इंफॉर्मेशन डेटा होता है, पर्टिकुलर किसी कॉन्टेक्स्ट का डेटा होता है। ठीक है। और ये जो एक डेटा दूसरे से रिलेट कर रहा होता है। Who is sending so much emojis? आशुतोष आनंद। हाँ जी आशुतोष जी, ये गलती से आ रहा है इतने सारे इमोजीज? मैम मैं स्पीकर पे ऑन कर रहे हैं मैम, इमोजी आ रहा है। तो प्लीज उसका ध्यान रखिए, बहुत सारे इमोजीज आ रहे हैं स्क्रीन पे। ओके मैम, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए इसको देख लीजिए आप, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। आयुषी, आप कुछ पूछ रहे हो बेटा? आर यू आस्किंग समथिंग? Yes, ma'am. I have just joined the class. I don't know which book you are teaching and which chapter. We are doing paper 1, okay? Okay. We are doing paper 1 and currently we are on page number 10 discussing difference between knowledge and information. Okay. And have you taught all the previous question of this chapter? Huh? Have you taught all the previous topics of this chapter before page number 10? Yes, we have discussed knowledge and knowing, kinds and sources of knowledge and methods of acquiring knowledge. These points we have discussed till now. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay? Yeah, thank you, ma'am. You can watch the video after the class when it will be uploaded, okay? Okay. Recorded videos will be uploaded, ma'am, now? Knowledge और information का difference क्या होता है? Okay. तो में इंफॉर्मेशन कोई डेटा होता है, ठीक है, फैक्ट होता है किसी चीज का, जो इंफॉर्मेशन होता है, जो हम पास करते हैं दूसरे को इंफॉर्मेशन। अब नॉलेज होता है, उसमें इंफॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस भी चीज के लिए आपको नॉलेज चाहिए होती है उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, पर नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, उसमें आपका एक्सपीरियंस से आप जो सीखते हो वो इंक्लूडेड होता है, साथ में आपकी बिलीफ इंक्लूडेड होती है नॉलेज में। ठीक है, नॉलेज में आप क्या बिलीव करते हो, ठीक है, वो भी होता है नॉलेज में। थर्ड पॉइंट में है आपका नॉलेज है बिलीव्स ऑफ ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स एंड इट इज इंटीमेटली टाइड टू एक्शन। आपका जो बिलीफ होता है आप उसको एक्शन में, ठीक है, एक्सप्रेस करते हो, तो ये आपका नॉलेज होता है। इंफॉर्मेशन होता है वो सिर्फ डेटा होता है पर्टिकुलर किसी कॉन्टेक्स्ट का, जो एक डेटा दूसरे से लिंक हो रहा होता है। ठीक है, एक पीस ऑफ डेटा दूसरे पीस ऑफ डेटा से लिंक होता है पर कॉन्टेक्स्ट सेम रहता है, तो हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए। नॉलेज ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है ड्रॉन फ्रॉम इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, हमें कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, अभी जैसे मैं अभी फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ा रही थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट का एग्जांपल और बाकी चीजें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पढ़ा रही थी, जो आपको भी पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। तो इसमें अभी मेरी नॉलेज, जैसे मैं इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो नॉलेज में सिर्फ इंफॉर्मेशन देना मेरा काम नहीं होता है। जैसे मैंने सिर्फ उनको ये नहीं बताया कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने उनको ये भी बताया कि कौन सी चीजें रियली में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं, कौन सी चीजें हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरी अपनी जो बिलीफ कहती है। ठीक है, वो भी मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। तो नॉलेज में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन से रॉ डाटा होता है जो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रॉ डेटा होता है, हमने उसको एनालिसिस भी नहीं किया, सही गलत भी नहीं ठहराया, सिर्फ डेटा है जो हमने ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट किया है, इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, जो देखा उसको रिकॉर्ड कर लिया, दैट्स इट, वो इंफॉर्मेशन है।
ठीक है, जो देखा उसको हमने रिकॉर्ड किया, लिखा, नोट डाउन किया, वो हमारा सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन। मैम बोले आप स्मार्ट बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते हैं मैम? क्या कह रहे हैं? स्मार्ट बोर्ड पे। स्मार्ट बोर्ड पे देखिए अभी तो थ्योरेटिकल होती है ना चीजें, तो इतना नीडेड नहीं है। अगर हमारे पास मान लो साइंस की तरह कोई कॉन्सेप्ट करा रहे हैं तो बिल्कुल हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो थ्योरेटिकल है चीजें, हम डिस्कस कर सकते हैं। यू ऑल आर फ्यूचर टीचर्स, अब हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आई एम हियर टू डिस्कस, है ना। कुछ पूछना है तो आप डिस्कस करिए, हम बता सकते हैं। तो थ्योरेटिकल है चीजें, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग। अगर रिक्वायर्ड होता तो बिल्कुल हम करते हैं, ठीक है। तो नॉलेज में आपका एक्सपीरियंस, आपकी वैल्यूज, आपकी बिलीफ, कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर मान लो मैं आपको बीएड का नॉलेज नोइंग टॉपिक पढ़ा रही हूँ, नॉलेज हमेशा कॉन्टेक्चुअल भी होता है। आप इस चीज का नॉलेज लेने के लिए आए हो क्लास में, अगर मैं किसी और पेपर के किसी और टॉपिक के बारे में बात करूं तो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो कॉन्टेक्चुअल भी होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। एक्सपर्ट इंसाइट, अब जो चीजें बुक में लिखी हुई है इसके अलावा भी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है उन्होंने जो और भी डिटेल चीजें पढ़ी होती है उसके बारे में भी वो बात करते हैं, ठीक है। और फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएशन, जो पढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछूं आपको क्या समझ में आया है, नहीं समझ में आया, उसके लिए हम क्वेश्चन भी पूछते हैं तो पता चलता है आपको कितना आया है समझ में। इंफॉर्मेशन जस्ट एक कम्युनिकेशन की फॉर्म में जब हम मैसेज ट्रांसफर करते हैं या डेटा ट्रांसफर करते हैं वो आपका इंफॉर्मेशन होता है। नॉलेज का आउटकम हमेशा अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, ठीक है। तो नॉलेज, जो नॉलेज का आउटकम होता है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर नॉलेज किसी एक्सपर्ट के पास आप बात करो तो कुछ ना कुछ समझ में आता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होती है। और इंफॉर्मेशन का आउटकम हमेशा कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में होता है जो बोला गया उसको बस कॉम्प्रिहेंड कर लेना, और अंडरस्टैंड में होता है जो आप अपने एक्सपीरियंस से प्रायर नॉलेज को, नॉलेज में नई नॉलेज ऐड कर रहे होते हो, ठीक है। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस होता है इन दोनों चीजों में। टू ट्रांसफर योर रिक्वायर्ड लर्निंग, नॉलेज हम क्या करते हैं, जो हमारी लर्निंग है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन तो इजीली ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर है। इन इंफॉर्मेशन आप, मैंने आपको दिया, आपने उसको दिया। मान लो बीएड की क्लास की टाइमिंग्स है, आपके पास मैसेज गया, किसी और बच्चे के पास नहीं गया, तो इंस्टीट्यूट ने आपको इंफॉर्मेशन दी, आपने अपने फ्रेंड को दिया, उसने किसी और को दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसफर होती है। कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करता है नॉलेज, ठीक है। कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करता है, आपको कॉन्शियस और समझ और एक्टिव करता है उस चीज के बारे में। और इंफॉर्मेशन से आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो अच्छी होती है। मैम इस साल का बीएड का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन मैम स्किल पे बहुत क्वेश्चन पूछा था मैम। क्या कह रहे हैं? बीएड का फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पूछा था मैम वो स्किल बेस्ड और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पे ज्यादा क्वेश्चन था मैम, कम्युनिकेशन सिस्टम के अच्छा, बारे में। ओके मैम। कौन से पेपर में? मैम लर्निंग पेपर में। लर्निंग में? यस मैम। टीचिंग या लर्निंग में? यस मैम। देखिए एक दो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा वो अपना पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, पर बाकी ऐसा नहीं कि पूरा पेपर ऐसा ही आता है। पूरे पेपर में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं उनमें से भी आते हैं क्वेश्चन, है ना। तो वो भी अगर आप अच्छे से कर लो, ट्रिकी वाले की फिर वही बात है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। अगर आप क्लास में समझा है आपने तो आप लिख पाते हो चीजों को, तो ये चीज होती है। जी मैम। और ऐसा नहीं सारे मैम क्वेश्चन ही वो ट्रिकी दे देते हैं, ऐसा तो मैम नहीं होता, एक या दो होगा उसमें, बाकी तो फिर आते हैं नॉर्मली आते हैं। मैम बुक के लास्ट पेज में जो चार मतलब 5-10 गो क्वेश्चन रहता है मैम वो डायरेक्ट पूछ लेता है मैम उससे।
हाँ तो वही तो कह रहे हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो मेंशन भी होती है, उसको फिर तैयारी करनी होती है उस तरीके से। ओके ये एक ये भी तरीका होता है, मान लो आपको पता है और आपको ना अपना आंसर रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए आंसर शीट में, कि कैसे आपको लिखना है। लिखने का तरीका भी मैं बताती हूँ फर्स्ट ईयर में कि कैसा लिखना है। ऐसा नहीं कि जो पूछा वहीं से शुरू हो गए, बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, थोड़ा कंक्लूजन होता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखोगे तो इस बार ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और मैम पेज मैम 35 पेज रहता है, पूरे पेज भर नहीं पाते हैं मैम, उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा मैम, पहला क्लास है इसलिए पूछ रहे हैं। क्या नहीं भर पाते? मैम पेज 35 पेज रहता है मैम, भर ठीक से नहीं। कोई बात नहीं, एटलीस्ट मिनिमम जो क्राइटेरिया मैंने बताया है जितना उतना तो आप लिखा करो, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। बीएड है ही ऐसा, लॉन्ग भी लिखना पड़ता है, हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर आंसर उस हिसाब से होना चाहिए। ओके मैम। कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, इस बार आप अच्छे से करो, ये सब दिक्कत नहीं आएगी इस बार। मैम क्योंकि बिहार में ना मैम, हम सब बिहार से हैं, तो बिहार का वैकेंसी जो है ना मैम, 1 साल निकालता है फिर 5 साल नहीं निकालता है, इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है, फेल उल कर हो जाता है, दिक्कत हो जाता है मैम। नहीं वो तो देखिए वैकेंसी आपके हाथ में नहीं है, पर बीएड तो आपके हाथ में है ना, जो चीज आप कर रहे हो पहले उस पर फोकस करो, आप इसको कंप्लीट कर लो, फिर आप वैकेंसी जब आएगी उसमें अप्लाई कर लेना है ना। वैकेंसी तो कब आएगी वो आपके हाथ में नहीं है, तैयारी आपके हाथ में है, तो जो चीज है आप वो करिए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम देखते हैं नॉलेज रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब एक मान लो, ठीक है, एक एक्सपर्ट है, एक नॉलेज है जो उसके पास है, दूसरे का बिल्कुल सेम टू सेम नॉलेज नहीं होगा, उसका फैक्ट्स तो सेम होंगे, इंफॉर्मेशन सेम होंगी, पर जो अपना उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, अपनी जो उनकी बिलीफ रही होगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन फैक्ट्स तो सेम होंगी, लेकिन उनकी जो बिलीफ होंगी, उनका जो एक्सपीरियंस होगा, वो दोनों का कहीं ना कहीं अगम का अलग होगा, तो नॉलेज भी कहीं ना कहीं थोड़ी अलग होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रोड्यूस, इंफॉर्मेशन तो सेम, मैंने बोला क्लास की टाइमिंग का इंफॉर्मेशन है, ये तो जैसे इंस्टीट्यूट के पास आया वैसे ही आपने उसको बताया, उसने आगे बताया, तो इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस हो जाती है सेम टू सेम। पर नॉलेज कभी सेम टू सेम दो लोगों की एक जैसी नहीं हो सकती है। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अभी जो दिल्ली का एनवायरनमेंट चल रहा है, एक्यूआई बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, एक्यूआई बहुत ज्यादा खराब है, तो जो साइंटिस्ट है, मेटेरोलॉजिस्ट हैं, जो स्टडी कर रहे हैं इसके ऊपर, तो उनके पास नॉलेज है कि दिल्ली में जब पोल्यूशन होता है तो सिचुएशन कैसी होती है, बारिश कब तक होती है। जी ठीक मैम, है, बीच ये में सारी जो क्लाउड उन्होंने सीडिंग भी स्टडी की है करवाया उसके बेस गया पे था मैम। प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आगे कब तक ये ठीक हो सकता है। ठीक है, या क्या सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। ठीक है, या और बुरा हो सकता है सिचुएशन, अच्छा कैसे हो सकता है, ये सब वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो नॉलेज होगी तो प्रेडिक्शन करना पॉसिबल है। मैम आप दिल्ली में इंफॉर्मेशन से करते हैं सिर्फ मैम। आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन मिली है तो उसके बेस पे सोचो कि मैं फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर दूं, भविष्यवाणी कर दूं, मैं बता दूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। टेक्स्ट दैट आंसर द क्वेश्चंस ऑफ व्हाई एंड हाउ। नॉलेज आपको, ठीक है, व्हाई एंड हाउ, व्हाई क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजों का आंसर देता है। टेक्स्ट आपको सिर्फ हु, व्हेन, व्हाट और वेयर का आंसर ही देता है। ठीक है, कौन है, व्हेन का, व्हाट और वेयर का, बस इसका ही आंसर देता है। पर नॉलेज में आपको व्हाई एंड हाउ, कैसे हो रहा है, ठीक है, और क्यों हो रहा है, इन दोनों चीजों का आंसर भी मिलता है। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इज डिफिकल्ट। ठीक है, इसमें जो लर्नर का साइड है ना, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, लर्निंग चाहिए उसको सीखने के लिए, और इंफॉर्मेशन पास ऑन करना बहुत ही आसान होता है। डिफरेंट मीन्स है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, हम बोल के कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नॉन वर्बल साइन लैंग्वेज से दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, किसने मुझसे पूछा, मैंने बोल दिया हाँ, सिर्फ सर हिला के नॉन वर्बल साइंस में भी आप आंसर कर सकते हो। पर नॉलेज में ऐसा नहीं होगा, नॉलेज में बहुत वास्ट होता है, बहुत सी चीजें होती है, जो लर्नर के पार्ट पे बहुत एफर्ट लगता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन लगता है, तो ही वो नॉलेज गेन कर पाता है।
ठीक है, तो समझ में आया आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जस्ट एक छोटा सा पार्ट है नॉलेज का। नॉलेज एक बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमें, मान लो किसी चीज के बारे में मुझे नॉलेज गेन करनी है तो उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन भी गैदर करना पड़ेगा, पर वो एक जस्ट छोटा सा पार्ट है। नॉलेज में फिर आपकी बिलीफ और एक्सपीरियंस सब इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। आया सबको समझ में नॉलेज और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं बिलीफ और ट्रूथ पे। टेबल पे जाने से पहले ओवरऑल एक मैं आपको बता दूं इसे बिलीफ और ट्रूथ। ट्रूथ होता है वो सच है, वो तो मानो या ना मानो वो सच ही रहेगा, ठीक है, मानोगे नहीं मानोगे तो भी वो सच ही रहेगा। लेकिन बिलीफ जो होती है, ठीक है, बिलीफ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की कोई बिलीफ हो सकती है, पर्टिकुलर कोई सोशल ग्रुप है उसकी अपनी कुछ बिलीफ होती है, ठीक है, एज ए पर्सन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी अपनी कुछ बिलीफ्स होती है, ठीक है, बिलीफ्स होती है। जैसे मेरी विचारधारा है, मेरी थिंकिंग है, या हमारी जो कम्युनिटी है उसकी कोई थिंकिंग है, तो उसको हम बोलेंगे बिलीफ, ठीक है, बिलीफ। जैसे मान लो घर में जो ट्रेडिशंस है, हमारे पूजा पाठ होता है तो हम मानते हैं कि कुछ उससे हमारा गुड लक आता है या कुछ अच्छा होता है, तो वो क्या है, हमारी बिलीफ है कि अगर हम ऐसा मैं करेंगे तो गुड लक आएगा, ये क्या है, हमारी बिलीफ है। या हम ऐसे करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारी बिलीफ है, ठीक है। या मैम मुझे लगता है कि सुबह घर से निकलने से पहले जरूर आपके जो भी हैं, ठीक है, गॉड है, जो भी है, जिसको भी आप मानते हो, उनको अगर हाथ जोड़ के एक बार हम पॉजिटिव थिंकिंग से निकले कि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, तो ये मेरी बिलीफ है कि आपका दिन अच्छा जाता है, तो बिलीफ वो होता है। लेकिन जो ट्रूथ होता है वो ट्रूथ होता है, वो तुम मानोगे तो भी नहीं मानोगे तो भी सच तो सच ही होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिलीफ और ट्रूथ का। अब हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म में जो डिफरेंशिएशन दी हुई है हम उसको देखते हैं कि क्या है। मैम बिलीफ इज सब्जेक्टिव, ऑब्वियसली मैंने बोला कि हर कम्युनिटी ग्रुप का अपना अपना बिलीफ होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में है, शादियों में व्हाइट कलर पहनना मना होता है गर्ल्स के लिए, ब्राइड्स के लिए नहीं पहनता। आजकल तो पहनते हैं फैशन में, पर अगर ट्रेडिशनली हम देखें तो रेड कलर ज्यादा प्रेफर किया जाता है या कोई अदर कलर, पिंक विंक, पर व्हाइट मना करते हैं। वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है मैरिज का मेन ड्रेस जो होता है गर्ल का वो व्हाइट कलर का ही होता है, या क्रिश्चियंस में देख लो व्हाइट कलर का ही होता है। मैम तो कम्युनिटी ग्रुप में अपनी अपनी हेलो बिलीफ है जो सब्जेक्टिव है, ठीक है। हम व्हाइट कलर को अगर शुभ नहीं मानते हैं तो कोई और उसको बहुत शुभ मान रहा है, तो अपनी अपनी जो रिलीजियस है कम्युनिटी ग्रुप्स है उनकी अपनी अपनी थिंकिंग है, बिलीव्स है, तो इसलिए बोले सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मींस पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप, स्टेट टू स्टेट ये वेरी कर रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्टिव है। और पर्सनल एक्सेप्टेंस या कन्विक्शन पे बेस होता है, हम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। ट्रूथ क्या होता है, हेलो ट्रूथ तो मैम ऑब्जेक्टिव होता है, तुम मान लो मैम चाहे ना मानो, सच तो सच ही होता है, ठीक है, तो ये बात हो जाती है। और पर्सनल एक्सेप्टेंस का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तुम नहीं भी मानोगे तो भी सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है तो 8 ही है, जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, जो हमें बता रहे हैं वो सही बात है। तुम अगर अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है ये सच ही है, तुम ना मानो, तुम चाहे ये मानो कि अर्थ घूम रहा है मून के चारों तरफ, तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। सच क्या है, सच है कि मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ और सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, तो ये सब ट्रुथ है, ये बदलता नहीं है कभी भी। बिलीफ क्या है, कभी कभी बिना कॉन्क्रीट एविडेंस या फैक्ट के भी बिलीफ बन जाता है लोगों में, ठीक है। जैसे बिलीफ क्या होता है, बिना किसी एविडेंस सबूत के। वालों अगर मेरे मम्मी पापा ने बोला है बचपन से मुझे कि नहीं घर से निकलने से पहले हमेशा हाथ जोड़कर निकला करो, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ निकला करो, तो शायद मुझे इसका कभी एविडेंस लाइफ में मिला हो या ना मिला हो कि अच्छा होता है, वो रोज तो अच्छा नहीं जा सकता है ना, कभी कभी बुरा भी हुआ होगा, लेकिन मेरे अंदर ये बिलीफ है कि नहीं बोला है तो करना चाहिए, और मे भी धीरे धीरे हम भी उसी चीज को बिलीव करने लगते हैं कि आपके लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। ट्रूथ क्या होता है, ट्रूथ हमेशा एविडेंस पे फैक्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है, हमेशा एविडेंस होगा, फैक्ट होगा, प्रूफ होता है ट्रूथ के लिए, ठीक है। ट्रूथ के लिए बिल्कुल प्रूफ किया जाता है, ये सच है तो क्यों सच है वो पूरा उसका प्रूफ होता है। बिलीफ हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी का अलग अलग होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ट्रूथ का ऑब्जेक्टिव होता है, यूनिवर्सल होता है, उसको किसी कम्युनिटी से, किसी ग्रुप से, किसी इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं होता है। बिलीफ चेंज भी होती है ओवर टाइम, ठीक है, जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस करते हो, न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है या किसी दूसरे ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आ जाते हो तो बिलीफ चेंज भी हो जाती है, ठीक है।
जैसे इसका एक एग्जांपल है, जब लोग बड़े हो जाते हैं, मान लो वो पर्टिकुलर किसी रिलीजन के हैं और आगे चल के रिलीजन ही चेंज कर देते हैं, अपना पूरा बिलीफ सिस्टम ही पूरा चेंज कर देते हैं, करते हैं, हो सकता है वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हो या बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हो किसी की बातों से, किसी चीजों से, तो होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बिलीफ ओवर द टाइम चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं कि आज मैं जिस चीज को मानती हूँ ना, कल हो सकता है मैं उस चीज को मानना बंद कर दूं, कोई नई चीज मानने लगूं, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, ये चीजें होती हैं। सो बाबा जो प्रवचन करते हैं, बाबा जी ये लोग होते हैं, उनके भी फॉलोअर्स, तो वो बचपन से तो नहीं होते, मतलब नए कोई आए, ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस हो गए लोग, उनके फॉलोअर बन गए, बिलीफ में चेंज ले आए, ठीक है। पहले किसी और चीज को मानते थे, आप किसी और चीज को मानते हैं, तो बिलीफ ओवर द टाइम चेंज होता है, पर ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, अनइफेक्टेड, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल ओपिनियन से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिलीव्स को कोई एविडेंस या वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो पर्सनल फेथ पे बिलीव होता है, पर ट्रूथ हमेशा एविडेंस मांगता है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये चीज सच है, तो उसको हमें प्रूफ करना पड़ता है कि सच है। Beliefs are influenced by personal perspective, cultural values and individual biases. ठीक है, हमारा जो कल्चर हमें सिखाता है, इंडिविजुअल जो हमारी है एक्सपेक्टेशन, उसके हिसाब से बिलीफ होता है। ट्रूथ में ऐसा कुछ नहीं होता, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बस वो दे रहा होता है। बिलीव्स कभी प्रूव नहीं कर सकते आप, या डिसप्रूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरा मानना है, मैं मानती हूँ ऐसा होता है, उसमें प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, या डिसप्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। ट्रूथ ऑन द अदर हैंड क्या है, वेरिफिएबल है, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बिलीव्स कैन बी हाईली इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, हाईली इंडिविजुअलिस्टिक। जैसे मैं बिलीव करती हूँ, जैसे आपने देखा होगा कोई क्रिकेटर है, वो लेफ्ट पैर में पैड जो बांधते हैं, वो लेफ्ट पैर में पहले बांधता है, क्योंकि उनका बिलीफ है शायद कि ऐसा करने से मेरा मैच आज का अच्छा जाएगा, तो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होता है। किसी को लगता है कि शायद मैं बायां पैर आगे निकालूं घर के बाहर जाने से पहले, या कि कुछ मैं ऐसा करूं शायद, ठीक है, तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। कुछ ऐसी पर्सनल चीजें हैं, तो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका भी कोई अपना ऐसा बिलीफ होगा, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा हो, तो ये हो सकता है। ट्रूथ हमेशा यूनिवर्सल है, उससे ऐसा कुछ नहीं होता है। बिलीव्स आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, बिलीव्स आपके इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके डिसीजंस को। ट्रूथ तो डिसीजन लेने के लिए और अच्छा रिलायबल फाउंडेशन आपको देता है, पर बिलीव्स आपके डिसीजन चेंज कर सकता है। ये बताइए कैसा है बिलीव्स। जैसे पहले के टाइम में, आप तो ऐसा नहीं करते मोस्टली, पहले के टाइम में बोलते हैं काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए आगे, ठीक है, तो बिलीव्स है, लोगों के बिलीफ से मानना है कि बुरा होता है, ठीक है। तो पुराने टाइम में तो लोग जाते भी नहीं थे, वापस अपना घर चले जाते थे। अब ऐसा नहीं है, आप किसी अर्जेंट काम के लिए जा रहे हो, तो अगर आप मानते भी हो तो क्या करते हैं, थोड़ा सा बैक आते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं कि जो उनके मन को तसल्ली हो जाए कि शायद आप कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है बिलीव्स के केस में। बिलीव्स हमेशा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल, हिस्टोरिकल, सोशल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो आपके अंदर वो सोच आती है, बिलीफ आती है। ट्रूथ इन सबसे इंडिपेंडेंट है, ट्रूथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आप लोगों में से कोई शेयर करना चाहता है आपकी अपनी बिलीफ, कुछ ऐसा सिस्टम जिसको आप बहुत मानते हो, बिलीव करते हो, कोई शेयर करना चाहता है जो आप मानते हो, आपका बिलीफ है। नोबडी, कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, आपको समझ आया बिलीफ और ट्रूथ का डिफरेंस। यस मैम। ठीक है, चलिए, किसी का कोई बिलीफ नहीं है, कुछ तो होगा जो आप मानते होगे। मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आता है मैम, वॉइस प्रॉब्लम है मैम। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बाकी बच्चे बताइए। आती है मैम, आपकी आवाज सही आती है। अदर स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस मैम। मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। क्लियर नहीं आ रही कि आ रही है? नहीं मैम, क्लियरली आ रही हमेशा आ है। रही है। आ मैम रही है? क्लियरली नहीं आ पाता मैम, कट कट के आता है मैम। नहीं, वही तो कह रहे ना कि बाकी बच्चों को तो आ रही है, आपका नेटवर्क इशू होगा। आप एक बार थोड़ा जगह चेंज करके या दूसरे रूम में जाकर देख लीजिए, और एक बार आप डिस्कनेक्ट करके ना फिर से ज्वाइन होके भी देख लीजिए। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, तो क्योंकि बाकी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है।
तो ये आप ट्राई करके देख लीजिए एक बार। तो बिलीफ और ट्रूथ में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद आते हैं एनालिसिस एंड रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, एनालिसिस क्या होती है? एनालिसिस होती है किसी भी चीज को पार्ट्स में ब्रेक करके, ठीक है, डिटेल स्टडी करना उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस करना। ठीक है, एनालिसिस करना। उसके बाद आती है रीजनिंग। सेकंड ईयर में आप ही पढ़ाइएगा मैम? हाँ, सेकंड ईयर में आप ही पढ़ाइएगा मैम? क्या कह रहे हैं? सेकंड ईयर में आप पढ़ाइएगा सर? हेलो मैम ही सेड मैं कि बोल आप ही पढ़ाएंगे सेकंड ईयर सेकंड में ईयर आप में क्या? क्या सेकंड ईयर की कह रहे क्लास थे में आप आप लोग? लेंगी? क्या बोल रहे हैं, बोलिए आगे का क्या पूछ रहे थे आप? मैम ये पूछ रहे हैं कि सेकंड ईयर में आप ही पढ़ाओगे क्या, वो बोल रहे हैं। क्या आप पढ़ाओगे आगे के पेपर्स? सेकंड ईयर में सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाएंगे क्या, ये पूछ रहे हैं। आप लोगों की वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, समझ में ही नहीं आ मैम रहा वो है। एक ये बार और कह रहे बोलना, हैं कि क्या बोल रहे थे, सेकंड क्या ईयर के जो पूछ रहे थे? सब्जेक्ट। हेलो हाँ जी हेलो मैम। बोलिए। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम मैम ये बोल रहे हैं कि अब अभी जो क्लास ले रहे हो आप ही पढ़ाओगे या फिर और कोई अदर टीचर पढ़ाएंगी? नहीं नहीं, मैं ही पढ़ाऊंगी, आपके सारे पेपर्स मुझे ही कराने हैं। ओके मैम, यही बस पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं क्लास आपकी सारी मैं ही लूंगी, बाकी सारे पेपर्स मुझे ही कराने हैं, ठीक है ना। और किसी क्लास रह जाती हो या वॉइस ब्रेक हो रही है, नहीं आवाज आ रही, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोडेड हो जाता है, ठीक है, तो आप एक बार उसको फिर गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो उसको, ठीक है। और जो बच्चे नियर बाई रहते हैं, मैं तो उनको बोलती हूँ आके इंस्टीट्यूट में ले लिया करो क्लास, ठीक है, कहाँ पे नियर बाई रहते हैं बच्चे मैम? तो आ सकते हो ना, आ जाया करो। मैम हमारा ये संडे संडे को क्लास होगा या फिर आज से स्टार्ट है तो मंडे ट्यूसडे वैसे ऐसी क्लासेस नहीं होगी? नहीं, सिर्फ संडे संडे ही होगी आपकी क्लासेस। तो वही तो एक दिन ओके की क्लास मैम। होती है, जो नियर बाई रहते हैं वो 2 घंटे के लिए आ सकते हैं, तो आ जाना। दूर वालों के तो खैर कोई बात नहीं, उनका तो दूर पड़ता कहाँ होगा, पे घर थोड़ा हुआ मैम? वेस्ट हो जाएगा फिर आने जाने में, पर जो नियर बाई वैसे रहते हैं मैम वो तो आके ले सकते हैं क्लास में। वैसे मैम ये क्लासेस कहाँ हो रही है? आप ये कहाँ पे? अकेडमी है ना, द्वारका मोड़, यहाँ पे हो रही है, ओके मैम। ठीक है, यहाँ पे होगी एकेडमी मैम में, तो जो कॉलेज नियर में बाई नहीं रहते होती हैं है तो आ मैम? सकते हैं साहब ना, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ओके मैम, कल आते हैं फिर। कल तो नहीं, कल नहीं होगी, संडे संडे होगी ना क्लासेस, अगले संडे यू कैन कम, ठीक है। तो एनालिसिस होता है वो किसी भी चीज को एनालाइज करना, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ के और उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, हम उसको बोलते हैं एनालिसिस करना। रीजनिंग क्या होती है? जब हम किसी चीज या सिचुएशन के लिए ना अपनी लॉजिकल रीजनिंग या सोच अपनी दे रहे होते हैं, या हम बता रहे होते हैं उसके बेस पे, उसको हम बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग करते हैं, रैशनल थिंकिंग जब अप्लाई कर रहे होते हैं। और ये लॉजिक्स किस पे बेस्ड होती है? एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है उसके बेस पे होती है, जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। और रीजनिंग से आप किसी भी चीज को करने से बेनिफिट होगा, ठीक है, या आपका लॉस होगा, तो ये सब चीजें भी हम बताते हैं रीजनिंग। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस करना और रीजनिंग देना। एनालिसिस में आप स्टडी कर रहे हो कि क्या रीजन हो सकता है इसका, समझ लो बेसिकली। जैसे मान मैम लो, रीजनिंग में तो क्वेश्चन सॉल्विंग किया जाता है ना मैम? क्या कह रहे हो? लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना मैम? क्या किया जाता है? हाँ, लॉजिकल नहीं, जरूरी नहीं ना, पर्सनल तो आप करते ही हो। मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, उसको भी तो सॉल्व करने के लिए आप अपनी रीजनिंग लॉजिक तो लगा ही सकते हो। पर्सनल तो मैम होता ही है। कैलकुलेटिव का यूज पड़ता है ना मैम क्या रीजनिंग कह में? रहे हो? मैम रीजनिंग लॉजिकल, मैम कैलकुलेशन का भी ना जरूरी पड़ता है मैम रीजनिंग में मैम?
हाँ, कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में जो कैलकुलेशंस करते हो चीजों को करने के लिए, तो वो तो होता ही है, ठीक है। रीजनिंग, लॉजिकल, तभी तो हम इसको बोलते हैं रीजनिंग, लॉजिकल। जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, देखते हो ना, उनमें शेप का, नंबर पैटर्न, ये सब बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो एनालिसिस एंड रीजनिंग होती है। अब मान लो कि एग्जांपल दे, जैसे 5 फ्रेंड घूमने का प्लान बनाया, उन्होंने बोला कि एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, सब आ गए हैं, एक नहीं आया, ठीक है, एक नहीं आया, मतलब देर हो रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा, आपको नहीं पता कहाँ है, तो आप उस सिचुएशन को एनालिसिस करोगे। एक फ्रेंड ने बोला कि मे बी ट्रैफिक में फंस गया होगा, ठीक है। एक ने बोला कि मान लो हो सकता है वो लेजी है, इतना घर से नहीं चला हो, अब चल रहा हो, थोड़ी देर में आता होगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो, सारे मिलकर उस सिचुएशंस को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कि क्या हुआ होगा, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस दैट ही इज नॉट हियर, वो क्यों नहीं आ पाया, इसके रीजन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे हो कि क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब आप अपने रीजनिंग और लॉजिक लगा के, ऐसे ही मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, आपका एनालिसिस करने का एक एग्जांपल था, कोई प्रॉब्लम आती है जो आपने रीजनिंग लगा के सॉल्व कर, जैसे मैथ्स वगैरह का भी कोई क्वेश्चन ले लो, वर्ड प्रॉब्लम ले लो, जब हम सॉल्व करते हैं तो हम अपनी लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। हेलो मैम। हेलो। किसने फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए हैं? कोई ऐसा है? Thank you so much. Am I audible? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Am I यस मैम, audible? यस मैम, आ रही है आपकी हाँ आवाज। जी मैम। यस मैम आ रही है। Good. क्या हुआ? रीजनिंग होती है ना, वो 2 टाइप्स की रीजनिंग होती है, एक होती है इंडक्टिव और एक होती है डिडक्टिव। जैसे अभी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पढ़ा था ना आपने, ठीक है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज में, ऐसे ही इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, ठीक है, जो एनालॉजीज मतलब रिजेम्बलेंस को देख के दी जाती है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम जो कंक्लूजन्स प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेस पे और आप ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ठीक है। तो होती है आपकी इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जिसमें पूरी लॉजिकली, ठीक है, कोहेरेंटली, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा आप सारे का बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। जो फैक्ट्स आपको प्रोवाइड की जाती है ना, उसमें आप बिल्कुल स्टेप वाइज सारे अपनी लॉजिकल और रीजनिंग वाले जो सारे आंसर्स हैं आपके, वो आप प्रोवाइड कर रहे होते हो, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। और ये होता है साउंड एंड प्योर लॉजिक, जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है उसमें हम बोलते हैं कंक्लूजन के बाद भी आप उसको पूरा फैक्ट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन भी करते हो कि अगर ये कंक्लूजन आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वो होती है डिडक्टिव रीजनिंग। ये है मैम डिफरेंस इंट्रो बिटवीन एनालिसिस एंड रीजनिंग। आया समझ कंक्लूजन को में क्या होता है? हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है आज की क्लास में? यस मैम। यस मैम। आपकी बुक्स में टॉपिक कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? नहीं मैम, बस थोड़ा सा आगे पीछे करके है। हाँ, वो ऐसे ही होता है, मैं फर्स्ट ईयर में भी आपको बोलती थी ना, टॉपिक सारे ही होते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कभी कोई टॉपिक आगे होता है कोई पीछे होता है, हम अपने सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले ही अपने सिलेबस में देख लो कौन सा टॉपिक है और उसको निकाल लो ढूंढ के, ऐसे कर लो। यस मैम। फर्स्ट पेज पे जो सिलेबस है ना, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। अभी हमने सारे डिफरेंसेस किए, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग, डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग।
जिसमें आपको करना है रिलेटिव रोल ऑफ द नोअर एंड नोन। नोअर कौन है, लर्नर है, नोन कौन है, टीचर है, इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। एक टीचर पढ़ाता है, लर्नर पढ़ता है। वेट मैम, तो टीचर मैं है, नोन नोअर है, एक नोअर है, दूसरा नोन है, तो आपस में कैसे उनका नॉलेज का ट्रांसमिशन होता है और कंस्ट्रक्शन होता है, अभी हमें ये डिस्कस करना है। ये है पेज नंबर 17 पे, आपको दिख रहा होगा, देखो। मैम मेरे पास बुक नहीं है मैम। अच्छा, आपके पास तो लिख बुक नहीं है, दीजिए। कोई बात नहीं, इसके पास नहीं है ना, वो अभी सुन लो, आप आके यस। बुक ले जाना। ओके मैम। देखो, अब नोअर और नोन का डिफरेंस समझ लो आप अच्छे से, ठीक है। नोअर वो होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में नोअर हम उसको बोलते हैं ऐसा इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है, जिसको नॉलेज चाहिए। ठीक है, मैम नोअर कौन है यहाँ पे, नोअर लर्नर है जिसको सीखना है, ठीक है। नोअर कौन है, नोअर है लर्नर जिसको सीखना है, जो सीखना चाहता है किसी चीज के बारे में। नोन क्या, कौन सा होता है, नोन वो होता है जिसके पास नॉलेज है उस चीज की, ठीक है। नोन वो होता है जिसके पास नॉलेज है। अब ये नोन जो है वो इंसान हो सकता है, टीचर जो आपको बता रहा है, कोई ऐसा हिस्टोरिक इवेंट हो सकता है जिससे आप सीख रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है जिससे आप सीख रहे हो, जिसको पढ़ के आप समझ रहे हो, सीख रहे हो। कोई कल्चरल ट्रेडिशन होता है जिसके बारे में सीख रहे हो, ठीक है। तो नोन में ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। और नोअर कौन है, नोअर है लर्नर जो उस चीज को सीखना चाहता है, ठीक है। तो इनका रोल क्या क्या होता है, नोअर वो है जो जानना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है। नोन वो है जहां से आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है। वो पर्सन भी हो सकता है, कोई हिस्टोरिक इवेंट भी हो सकता है, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहां से आपको नॉलेज मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोल ऑफ नोअर एंड नो, ठीक है। अब डिटेल रोल पे आते हैं हम। नोअर और नोन का क्या रोल होता है नॉलेज ट्रांसमिशन में और कंस्ट्रक्शन में। ऑब्जेक्टिविज्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिविज्म में नॉलेज को एज एन ऑब्जेक्टिव देखा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या हो, जो कभी चेंज नहीं होता, जिसका एक ही आंसर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है तुम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है, वन वर्ड आंसर वाले, एमसीक्यू वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसका मैम 4 में से के कोई एक ही आंसर पेपर होता में है, और तुम चाहे किसी से भी पूछ लो वो एक ही आंसर ही आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने ऑप्शन ए बोल दिया, किसी और ने बी बोल दिया, किसी और ने सी बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। तो नॉलेज इसमें एक ऑब्जेक्टिव की तरह देखा जाता है जो हमेशा एक ही रहेगा, जो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसमें भी मैम और असर्शन जो का नॉलेज टॉपिक है आता वो एक्सटर्नल होता है और जो इंडिपेंडेंट ऑफ द नोअर होता है, ठीक है। ये नोअर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब लर्नर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नॉलेज होता है वो ऑब्जेक्टिव है, वो तो जो है वो है, वही आपको सीखना पड़ेगा, लर्नर को वही सीखना पड़ेगा। मान लो साइंस के रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, न्यूटन के लॉज है, ठीक है, प्रिंसिपल है, न्यूटन के लॉज है। तो जो नोअर है, जो लर्नर है, उसको सीखना पड़ेगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि लर्नर बॉय है या गर्ल है, या लर्नर की एज क्या है या नोअर की एज क्या है, उससे नोन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑब्जेक्टिव है। वो 3 लॉ सबके लिए एक ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट लॉ को छोटा करके कुछ और बना दिया कि छोटा बच्चा पढ़ रहा है, या कोई बड़ा पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन का बच्चा है तो उसके लिए इलाबोरेट करके फर्स्ट लॉ को बस 4 पेज का लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। वो ऑब्जेक्टिव हो, वो जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ नोअर होता है, ठीक है। उसके बाद नोअर का जो रोल होता है वो होता है ऑब्जर्व करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है, और अपने इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली प्रेजेंट करना,
ये लर्नर या स्टूडेंट समझ लो। नोअर, नोअर कौन है? नोअर स्टूडेंट है, लर्नर है जो सीख रहा है, ठीक है। नोन क्या है? नोअर का काम क्या है? नोन का काम क्या है? नोन का काम है डिस्क्राइब करना, चीजों को बताना, ठीक है, वो बता रहा है। और सीख कौन रहा है? जो नोअर है वो सीख रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, किसको याद है? कोई बताएगा कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? जब नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जब नॉलेज आप ट्रांसमिट नहीं करते, ट्रांसफर नहीं करते एज ए टीचर, आप अपने स्टूडेंट को कुछ ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, जहां से बच्चा अपने आप करके सीखता है, वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है। आपने नहीं कि आपको पढ़ाना है तो आपने डायरेक्ट आया, बोर्ड पे लिख दिया, चार्ट दिखा दिया, ग्लोब दिखा दिया, ठीक है, वीडियो दिखा दिया, आपने बता दिया, आपने सारा नॉलेज जो आपके पास आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो वो नहीं करना है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था, उसमें क्या करना होता है, उसमें आप एनवायरमेंट दो बच्चे को, ऐसी एक्टिविटीज प्रोवाइड करो जहां बच्चा खुद करके सीखेगा, उसको हम बोलेंगे नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। इस फ्रेमवर्क में जो नॉलेज है वो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, नॉलेज इस केस में सब्जेक्टिव होता है। ऐसा क्यों? लर्निंग थ्योरी जहाँ पे इंडिविजुअली एक्टिव रहता है मैम, और अंडरस्टैंडिंग नॉलेज का रिफ्लेक्ट, और में लर्नर बहुत एक्टिव रहता है क्योंकि यहाँ पे उसको खुद ही करके सीखना है, ठीक है, यहाँ पे बैठ के नॉलेज टीचर ट्रांसफर नहीं करना है कि वो पैसिव लर्नर बन के सुनता रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसको क्या करना है, यहाँ पे उसको खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है। टीचर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, एक्टिविटीज डिसाइड करेगा, पर कर कौन रहा है? बच्चे अपने आप कर रहे हैं, टीचर बस गाइड करेगा आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नॉलेज कैसा होता है? नॉलेज होता है एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द। हमने बताया था आपको कि कंस्ट्रक्टिविज्म में सब्जेक्टिव नॉलेज है, जो बच्चा मैम जैसे कि इंक्वायरी बेस्ड होता है मैम, प्रोजेक्ट कोई और इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हो सकता है बच्चे कहीं गलत भी हो, तो टीचर का क्या काम था इसमें? एंड में टीचर सबके व्यूज को सुनता है और करेक्ट भी करता है अगर कोई गलत है तो, इसलिए सब्जेक्टिव बोला जा रहा है। उसके बाद इसमें नोअर का क्या रोल होता है? एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। इसमें नोअर को, लर्नर को अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करनी है बेस्ड ऑन प्रायर जो उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बिलीफ रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पे। और नोन का क्या रोल है? पैसिवली नॉलेज को मैम ट्रांसफर करना, जिससे इंटरेक्टिव होता है, कनेक्टिविटी, नया इंफॉर्मेशन होता है, वो सब एक्टिविटीज प्लान करना, गाइड करना, ये सब किसका काम है? नोन का, ठीक है, उसका काम। कोलैबोरेशन किया जाएगा। और इसमें जो नोन है, हमने बोला नोन इसमें सिर्फ टीचर ही नहीं है, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल भी है, वो हिस्टोरिक इवेंट भी है। तो इसमें क्या है, जो नोन है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो कंस्ट्रक्ट और रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। जैसे बच्चे ने कुछ गलत ही सीख लिया, गलत इन्फॉर्मेशन ले आया कहीं से, उसको ऐसा लगा, तो फिर टीचर उसको रिकंस्ट्रक्ट भी करेगा, करेक्शन भी करेगा, या दूसरी बुक पढ़ के बच्चा या कोई एक्सपर्ट होगा जो उसको बताएगा भी कि आपका ये गलत है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म आपने पढ़ा था। प्रैग्मेटिज्म में क्या बोली जाती है उस फिलॉसफी में? उसमें बोला जाता है कि नॉलेज होना चाहिए फायदे के लिए, ऐसी नॉलेज हो जो काम आए, ऐसी नॉलेज हो जो लेने के बाद, या ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिसको पढ़ने के बाद आपकी जॉब लगे, प्रैक्टिकल जो नॉलेज हो उसकी बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म में, ठीक है। तो इसमें नॉलेज को देखा जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नोअर एंड नोन। रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं कि नोअर और नोन के बीच में इंटरेक्शन हुआ, लर्नर और टीचर के बीच में, या सोर्स ऑफ नॉलेज के बीच में इंटरेक्शन हुआ, तो आउटपुट क्या आया, फायदा क्या हुआ, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म में हमेशा फायदे की बात देखते हैं, फायदा क्या हुआ अल्टीमेटली, इतना 1 घंटे हम बैठे, तुम गए, तुमने सीखा, तो फायदा क्या हुआ, ठीक है, वो देखना है। नोअर का रोल इसमें होता है, जो लर्नर है उसका रोल है ब्रिंग देयर एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अपना पर्सपेक्टिव बताना, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करना। बस इसमें नॉलेज क्या होती है? टेस्टेड होती है, वैलिडेटेड बाय द नोन थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो नोन होता है और वो जो नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है। मैंने आपको बताया ना, प्रैक्टिकलिटी की बात करता है प्रैग्मेटिज्म, कि पढ़ाई अगर हो रही है तो फायदा होना चाहिए अल्टीमेटली। जॉब के लिए अगर पढ़ रहे हो तो, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको वो जॉब मिलनी चाहिए, आपको वो काम आना चाहिए,
ठीक है, स्कूल में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो फायदा क्या हुआ, अगर मानो टीचर ने पढ़ा दिया 10 सम करा दिया और बच्चा एक प्लस माइनस नहीं कर पा रहा है तो पेरेंट्स बोलते हैं ना तो फायदा क्या तुम्हें स्कूल भेजने का। तो प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल बात करता है कि अगर 1 घंटे पढ़ा के और इतने महंगे स्कूल में पढ़ा के इतना पैसा खर्च करके अगर तुम्हें एडिशन ही नहीं आ रहा है तो क्या फायदा पढ़ाने का। ठीक है, तो फायदे की बात करते हैं कि अल्टीमेटली फायदा क्या है, क्या फायदा हो रहा है उससे। तो इसमें नोन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है एंड सब्जेक्टिव दोनों ही होते हैं। नोअर का टास्क होता है निगोशिएट करना, बातचीत करना, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और जो लर्नर की नॉलेज है वो बनती है, जो प्रैक्टिकली वो अप्लाई कर पाएगा आगे। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में जो सोशल बिहेवियर कैसे बनता है ना उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें क्या रोल होता है, इसमें नॉलेज है ये बीइंग सोशल इंटरेक्शन। इसमें बोला जाता है कि जो बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है ना लर्नर की या नोअर की, वो सोशल इंटरेक्शन से होती है। इसे बोलते हैं कि सिर्फ स्कूल में ही नहीं, जैसे बच्चा नेबरहुड में भी जा रहा है, किसी से मिलता है, उसको सिखा सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन फैमिली मेंबर से कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, पेरेंट्स हैं अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनसे भी कुछ सीख रहा है, स्कूल में भी जाके सीख रहा है, फ्रेंड से भी सीख रहा है। सोशल इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा लर्निंग उतनी ज्यादा होगी, ये थ्योरी इसमें बिलीव करती है। ठीक है, अब इसमें नोअर का रोल है टू पार्टिसिपेट इन सोशल इंटरेक्शंस। इसमें जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेगा उतनी ज्यादा नॉलेज उसको मिलेगी। ठीक है, मीनिंग को निगोशिएट करना, बातचीत करेंगे और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नोअर और नॉन में क्लोज रिलेशनशिप होता है एज बोथ टुगेदर कंट्रीब्यूट टू ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब नोअर और नोन का, ठीक है, दोनों मिलके क्या करते हैं, नॉलेज को ट्रांसमिट भी करता है। जो नोन है वहां से नॉलेज उसको जा भी रही है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान होती है, कुछ कर रहा जाता है जहां से जो नोअर है, लर्नर है, वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट भी करता है। तो हमने देखा कि डिफरेंट सेटिंग में नोअर का क्या काम है और नोन का क्या काम है। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ नोअर एंड नोन इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अब नॉलेज क्या है, नोअर और नोन के बीच में नॉलेज क्या है, नॉलेज है रिजल्ट ऑफ नोअर्स एक्टिव एंगेजमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हम वही बोल रहे हैं, जो सोर्स क्या है, जैसे हमने बोला कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है, तो नोअर का उससे इंटरेक्शन के बाद, ठीक है, जो चीज उसके अंदर आती है या रिजल्ट निकल के आता है वही क्या होता है, नॉलेज होता है। वही क्या होता है, नॉलेज होता है। जब एक नोअर, एक लर्नर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज से इंटरेक्ट करता है, उसको समझता है, फिर जो रिजल्ट निकल के आता है वही आपकी नॉलेज होती है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और फिर से आने के चांसेस है नोअर एंड नोन वाला। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं मैम। चलिए ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर्स in assimilation and dissemination of information and knowledge। जी मैम, समझ में आ गया। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है और डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो वो देखते हैं। एसिमिलेट करना मतलब क्या होता है, एसिमिलेट निकाल देना। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं नॉलेज की, प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करते जाना। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज में हम जब न्यू नॉलेज को ऐड करते जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन को हम अपने प्रीवियस नॉलेज में कैसे ऐड ऑन करते जाते हैं, दैट इज एसिमिलेशन। जैसे आपको मैं एग्जांपल में समझाऊं, जैसे बच्चों को पहले लेटर सिखाया जाता है एबीसीडी, ठीक है, उसकी प्रीवियस नॉलेज हो गई नर्सरी। फिर जैसे ही बच्चा केजी में आ जाता है उसमें क्या होता है, लेटर्स को जोड़ के वर्ड बनाना सिखाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वर्ड बनाना सिखाया, लेटर जोड़ना सिखाया तो बच्चा पीछे का लेटर ही भूल गया, तो नॉलेज एसिमिलेट कैसे होगी। ठीक है, फिर जैसे बच्चा वर्ड बनाना सीख जाता है, फिर उन वर्ड्स को जोड़ के आगे जाता है, सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉलेज एसिमिलेशन। ठीक है, नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज में ऐड करते जाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन।
अब आता है डिसेमिनेशन क्या होता है। डिसेमिनेशन का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करना, फैलाना। अगर एक टीचर है उसका काम है उसको अपने लर्नर तक पहुंचाना, अपने ओपिनियंस, अपनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन सब अपने लर्नर तक पहुंचाना, वो होता है डिसेमिनेशन। अब इसमें देखते हैं क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है एसिमिलेशन। ठीक है मैम, यस, फिर से बता दीजिएगा मैम, समझ में नहीं आया मैम। एसिमिलेशन का मतलब होता है जैसे यहाँ पे नॉलेज में, इसमें बात करें नॉलेज एसिमिलेशन की बात करें, जैसे पहले से हमें चीजें कुछ पता होती हैं और उसमें हमें नई चीजें सिखाई जाती है तो हम ऐड ऑन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नई चीज सीखी और पीछे की चीज भूलते चले गए, तो क्या हम लाइफ में कुछ सीख पाएंगे? हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, नर्सरी में बच्चों को लेटर सिखाया जाता है, ABCD ये सब सिखाया, फिर जैसे बच्चा KG में जाता है तो उन लेटर्स को जोड़ के उन लेटर्स को जो ठीक है, उन लेटर्स को जोड़ के और फिर बच्चा वर्ड बनाना सिखाता है, फिर वर्ड बनाना सीखता है, फिर क्या होता है, फिर जैसे वो आगे की क्लास में जाता है तो वर्ड को जोड़ के सेंटेंस बनाता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें जो नई चीज उसको सिखाई गई है वो क्या हुआ है, ऐड होता गया है। अब ऐसा थोड़ी कि हम जब उसको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे तो पता चला बच्चा लेटर ही भूल गया है, तो नहीं हो पाएगा ना, फिर नॉलेज कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी। नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए एसिमिलेशन होना जरूरी है। अब आया आपको समझ में, प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को, ठीक है, ऐड करते हैं। ओके मैम। ठीक है, और डिसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, शेयर करना। जैसे टीचर है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, ये सब चीजें अपने लर्नर के साथ शेयर करती है, उसको बताती है, उसको बोलते हैं डिसेमिनेट करना, डिसेमिनेशन। प्रोसेस ऑफ शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑडियंस के साथ, अपने लर्नर के साथ उसको शेयर करना। अब टीचर का क्या रोल है? टीचर का रोल है मैम पढ़ाना मैम विद्यार्थी को। टीचर का रोल है मैम पढ़ाना विद्यार्थी को मैम। हाँ, एक अच्छा विद्यार्थी को शिक्षा सिखाने में टीचर का क्या रोल है, पहले तो हमें बताना पड़ेगा एसिमिलेशन में क्या रोल है। ठीक है, फिर हमें बताना पड़ेगा डिसेमिनेशन में क्या रोल है टीचर का। तो आप क्या क्या लगता है एसिमिलेशन में क्या रोल है? जैसे देखो, अगर मान लो सेंट्रलाइज करना चाहिए। अगर आप मान लो 7th क्लास में मैथ्स पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, जो भी पढ़ा रहे हो, तो आपको अपना चैप्टर शुरू करने से पहले हमेशा देखना चाहिए कि बच्चा 6th क्लास में भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीख के आया है। तो आपको प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करनी होती है कि बच्चा कितना सीख के आया है। ठीक है, तो आपको एक ब्रिज बनाना होता है कि लास्ट ईयर बच्चे ने जो पढ़ा और इस क्लास में, नई क्लास में बच्चा जो पढ़ेगा, उसके बीच में एक ब्रिज स्टैब्लिश करना जरूरी होता है। पता चलता है कि उसमें कुछ बच्चे हैं पीछे, स्कूल जो में लास्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है उनको नहीं आता कुछ भी, और आपने नई चीज सिखाना शुरू कर दिया, तो क्या बच्चे सीख लेंगे? नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, नहीं सीख पाएंगे, तो ये मैम नहीं हम होना लोग के चाहिए। स्कूल में मैम अगर बच्चे को नहीं आता किसी को, तो आपको थोड़ा सा एक रिवाइज कराना, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे के फिर आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज आप ऐड करने जा रहे हो तो पहले आप ये तो देख लो कि प्रीवियस नॉलेज है भी कि नहीं है, बच्चे को है तो कितना है, क्या नई नॉलेज ऐड करने लायक है, या आपको अभी 1-2 क्लास और चाहिए जहां पे आप पहले की चीजें बताओगे, रिफ्रेश करोगे, फिर आप नई चीज पढ़ाना शुरू करोगे। आई बात समझ में? मैम आजकल टीचर सब मैम एडवांस लेवल पे मतलब बताने लगता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं टीचर लोग। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत आप ऐसा केस देखा जाता है जब लास्ट क्लास की चीजें बच्चों को पता ही नहीं होती और हम नया पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए भी पॉसिबल नहीं कि आप पूरा सिलेबस बैठ के इस साल पढ़ाते हो, फिर आप अपना अपना कब पढ़ाओगे। हाँ, लेकिन ये जरूर कर सकते हो, आप 1-2 क्लासेस लेके आप थोड़ा सा रिवाइज करा सकते हैं बच्चे को। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं।
मैम स्टूडेंट सब पढ़ना नहीं चाहता है मैम। एक दो क्या कह रहे हैं? को स्कूल में भी पढ़ाते थे साइंस, तो वो सब कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता है, बोलता है सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। मैं समझ तो ये रही हूँ, टीचर्स के पास मेंटेलिटी इतना टाइम नहीं होता। देखिए, आप अपने जॉब के साथ जितना लॉयल रह सकते हैं आपको रहना है, बाकी तो वो चीजें चलती रहती है, देखो, है ना। पर हम जितना, क्योंकि बच्चे तो अपने ही है जो आप जिनको आप पढ़ा रहे होते हो, उनके साथ तो एक आपका रहता है कि बच्चा कुछ सीख जाए, है ना। इस मोटो के साथ टीचर एक जाता है क्लासरूम में। तो आप अपनी जॉब के साथ जितना लॉयल रह सकते हैं रहिए, है ना। दो टाइम नहीं मिला तो एक बार, कम से कम एक बार तो आप बता दीजिए बच्चों को कि पीछे क्या था, क्या है। बिना बताए शुरू कर देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं आएगा ना। वो जो हम लेसन प्लान में लर्निंग आउटकम्स लिखते हैं कि बच्चे को ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फिर कैसे आ जाएगा जब बच्चे को पीछे का ही नहीं पता होगा तो। ठीक है, अब बच्चे के एज और इंटरेस्ट के हिसाब से टीचर नई नॉलेज को ऐड करने के लिए क्या करेगा, डिफरेंट टीचिंग मेथड स्ट्रेटजीज को अप्लाई करता है। ठीक है, टीचर इंफॉर्मेशन को इजी तरीके से डिसेमिनेट करता है, मतलब उसको बताना है, शेयर करना है, तो वो इजी से इजी मेथड, ठीक है, ढूंढेगा जिससे अपने वो बच्चों को समझा सकता है। सारे टीचिंग एड जो जरूरी है अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो उनका यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, डाउट क्लेरिफाई करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अप टू डेट जो नॉलेज होगी वो देंगे बच्चों को। ठीक है, अगर कोई चीज नई चेंज हुई है तो चेंज नया वाला बताना है। ये नहीं कि आपने 10 साल 20 साल पहले जो पढ़ा था आप वही बता रहे हो, नहीं। कुछ नई चीजें आई हैं, नया नया कुछ हो रहा है, अप टू डेट जो चीजें हैं वो आपको बतानी है। यस मैम। अब ठीक है, और टीचर हमेशा इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चा अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाए, एप्लीकेशन के लेवल तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं खाली रटने तक ही है कि आपने पढ़ाया, बच्चे ने रट लिया और मार्क्स ले आया, नहीं। एप्लीकेशन, अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाए, वहां तक आपको करना है। ठीक है, टीचर अपने लर्नर्स को, ठीक है, मोटिवेट कर सकता है ताकि वो अपने फ्रेंड्स को भी समझा सके। पीयर ट्यूटरिंग हम जिसको बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग, अपने थॉट्स को बच्चा लिख सके, फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, अपने आइडियाज को शेयर कर सके, डरे ना। किसी टीचर की क्लास में ना बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, इतना डरते हैं, ठीक है, कुछ बोल ही नहीं पाते, कुछ बता ही नहीं पाते हैं। ठीक है, नहीं बोल पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, तो ये चीजें होती है। तो इतना डरेगा अगर बच्चा तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, आपसे डाउट्स नहीं पूछेगा कभी भी। ठीक है, तो इतना नहीं स्ट्रिक्ट होना है ताकि बच्चा अपने आइडियाज को शेयर ही ना कर पाए क्लास में। हेलो हेलो मैम। हाँ जी, मैम स्टूडेंट को लगता है कि मेरा बेइज्जती हो जाएगा क्लास में, इसलिए वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है मैम। बच्चे नहीं एक्सप्रेस कर पाते, हाँ बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि टीचर कभी कभी बहुत ज्यादा अननेसेसरली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो बच्चे को अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने, बोलने ही नहीं देते, पहले ही बिठा देते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ बच्चे देखो शरारती भी होते हैं जो जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तो एज अ टीचर आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जेन्युइन कौन सा बच्चा है जो जानने के लिए पूछ रहा है, और कुछ होते हैं जो डिस्टर्ब करने के लिए पूछ रहे होते हैं। तो एज अ टीचर वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना। तो उसके बाद जो जेन्युइन बच्चा है जो एक्चुअल में क्यूरियस है जानने के लिए, उसके लिए आपको टाइम देना होता है। डिफरेंट एक्टिविटीज टीचर ऑर्गेनाइज कर सकता है क्लास में डिसेमिनेशन के लिए। डिस्कशन आप रख सकते हो, क्विज रख सकते हो, है ना। कल्चरल एक्टिविटीज, डिबेट्स आप करवा सकते हो। ठीक है, जिससे बच्चे अपने व्यूज को, आइडियाज को अच्छे से खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं। ट्रांसमिशन में, ठीक है, टीचर क्या है, टीचर है एक ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर है जो नॉलेज को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम टीचर टू लर्नर। टीचर टीचिंग इज ट्रांजैक्शन। ठीक है, टीचिंग है ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करना जहां स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर सके, ठीक है, चीजों के साथ, और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, तो ट्रांजैक्ट करना। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट अपनी नॉलेज क्रिएटिवली बिल्डअप कर रहा होता है, अपने आप ही कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। टीचिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन, टीचिंग से बच्चा पूरे अपने लर्नर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सकता है बच्चा पहले ऐसे हो जो किसी से नहीं बोलता हो, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, डरता हो, हिचकता हो बोलने से, मे बी उसके आंसर सही हो पर घबराता हो। तो टीचिंग क्या है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। आप बच्चे को ना
मोटिवेट करके उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पूरे बच्चे को आप चेंज कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपने इतना अच्छा पढ़ाया, बच्चे को पहले पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था और आप बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है चीजों को पढ़ने के लिए। इमोशनल डेवलपमेंट में आपने उसकी हेल्प की हो, ठीक है, आपने उसको समझाया हो, टीचर हो के एज ए गाइड समझाया हो। सोशल डेवलपमेंट में आपने उसकी हेल्प की हो, ठीक है, उसकी कोई क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने में आपने हेल्प की हो। तो टीचर का काम होता है आप उन्हें अपने लर्नर को पूरा पूरा ट्रांसफॉर्म करके कहीं से कहीं ले जा सकते हो, ठीक है, ऊपर उठा सकते हो। टीचर इज ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर तो है ही, नॉलेज को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और नॉलेज को ट्रांसमिट करता है और जैसा उसका बिहेवियर होता है कहीं ना कहीं बच्चे उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, पढ़ाने का तरीका होता है, नॉलेज होता है, ये सब इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद टीचर एक मैनेजर, अपने क्लास का मैनेजर होता है वो, ठीक है, उसको सारी चीजें मैनेज करनी होती है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे जिसकी आई साइड वीक है उसको फ्रंट रो में बिठाना है, जो दो बच्चे आपस में लड़ते हैं ज्यादा उनको दूर बिठाना, या बड़ी सिस्टम हम बना देते हैं, एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ एक वीक बच्चा बिठाते हैं ताकि अगर उसका काम रह जाए, अधूरा रह जाए, तो दूसरा सिस्टम, दूसरा पार्टनर उसको हेल्प कर सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अपनी क्लास का वो मैनेजर होता है, उसमें सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो टीचर एक मैनेजर भी है। टीचर है फैसिलिटेटर और कोलैबोरेटर है। फैसिलिटेटर मतलब, ठीक है, मोटिवेट करना, बच्चों को फैसिलिटेट करना ताकि वो अपने, ठीक है, अपनी एबिलिटीज को अच्छे से यूटिलाइज कर सके और एक्सप्रेस कर सके अपने आप को। तो ये सारा हो गया टीचर का रोल। ये भी आता है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, ये भी आता है। हेलो। यस, ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी हमने किया है ये इंपॉर्टेंट है आपकी, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता है, या तो टीचर का रोल बन जाए या रोल ऑफ नोअर एंड नोन जो हमने किया वो भी आ जाता है, आजकल बहुत बार आया हुआ है नोअर एंड नोन वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 आज तो कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, नहीं तो वी कैन स्टार्ट यूनिट 2। बताइए, किसी को कोई डाउट है यूनिट 1 में, जिसमें हमने पढ़ा कि मैम, नॉलेज का जो आप- सोर्स क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है, रोल ऑफ नोअर एंड नोन क्या होता है, रोल ऑफ टीचर क्या होता मैम? है एसिमिलेशन एंड डिसेमिनेशन में। हिंदी मीडियम वाले बच्चों मैम? को कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है मैम? क्या कह रहे हो? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या कह रहे हो? मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, बोलिए आप। मैम आपने जो पढ़ाया वो तो समझ में आ गया, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स जो है ना वो यहाँ पे ना हिंदी में बस दिया हुआ है, इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, अच्छा, तो वो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कौन सा टॉपिक जैसे आपने रोल ऑफ टीचर बताया ना, तो वो यहाँ पे इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, सारे के सारे हिंदी में दिए हुए हैं। जो अब वो एसिमिलेशन जो डिसेमिनेशन वाला टर्म है, जो आपने रोल ऑफ टीचर जितना भी बताया ना वो सारे यहाँ पे हिंदी में दिए हुए हैं, जो कि समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप क्योंकि आप ये इंग्लिश में सारे बता देखो समझ पॉइंट्स, तो ये देखो वर्ड अलग होगा हिंदी और इंग्लिश का,
पर ये पॉइंट तो होगा ना कि मैनेजर है, प्रबंधक होगा उसमें, या टीचर एक जो नॉलेज ट्रांसमीटर है, ठीक है, ज्ञान को पास ऑन करता है, हाँ वो फैलाता है, तो है। ये सब चीजें तो हाँ वो होनी सब। चाहिए। हाँ मैम है, लेकिन वो जो आपने पहले बताया था ना वो दूसरे क्वेश्चन में है, जैसे रोल ऑफ टीचर मतलब टीचर और क्या कहते हैं स्टूडेंट का जो ट्रांसमिशन है ना, वो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो रोल ऑफ टीचर है वो अलग है इसमें। अच्छा, उसमें अलग अलग दिया हुआ है। हाँ मतलब आगे पीछे करके 2 पेज ऐसे पीछे है तो कभी आगे है, मैम ऐसे कौन सा करके। बुक फॉलो करते हैं मैम? अच्छा, तो वो मैम तो थोड़ा देखना पड़ेगा है ना कि कैसे मेरे करना पास है। बुक बाकी तो मैंने जो आपको बताया वो लक्ष्मी चीज समझ में पब्लिकेशन आई का है, ही तो है। आपको सिलेबस देख के फिर देखना है उसमें से पॉइंट्स हिंदी में भी हाँ क्योंकि कि आप कौन जो सा बता रही इंपॉर्टेंट है, है उसको वो टिक कर लीजिए जो सिलेबस में है, और कैसे मैच मैम। होगा उसका एक नोट्स बना लेना। अगर आपको लगता है ना ज्यादा पॉइंट्स इधर उधर है तो एक अपने हिसाब से एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना। सबका ऐसा नहीं होता, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसका हमें ऐसा लगता है कि नहीं 2 पॉइंट यहाँ दे दिया, 2 पॉइंट, तो फिर पढ़ने बैठोगे तो बुक से नहीं पढ़ पाओगे। तो कुछ ऐसे जो क्वेश्चन लगेंगे ना उनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। मैम आप जो बता रही है वो समझ में तो आ रहा है, मैं बस समझ यही गई, मैं थोड़ी सी समझ गई। बुक में कह रहे हो आप ना कि हाँ वैसे मैंने बताया तो आपको समझ में आया, पर बुक में हाँ पॉइंट्स इधर उधर दिए हुए हैं, मैं समझ गई आपकी बात। हाँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है ना तो एक काम करना आप, जो क्वेश्चन ऐसा कुछ लगे ना ज्यादा कि नहीं कि 2 पॉइंट तो मेरे वहां है, 2 पॉइंट यहाँ है जो बताया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को लिख के और उसके हिसाब से आप एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, सारे ओके मैम। करिएगा, ऐसा दिक्कत जहां लगती है वहां एक दो का आप बना लिया करो ऐसे। ओके मैम। ठीक है। कौन सा बुक फॉलो करते मैम? कौन सा बुक फॉलो करते हैं मैम? बुक क्या कहते हैं? बुक्स कौन बुक फॉलो करते हैं? विच बुक यू प्रोवाइडेड की बुक है सबके टीचिंग? पास। लक्ष्मी पत्रिका मैम। लक्ष्मी पब्लिकेशन है इस बार सेकेंड ईयर में, जिसके पास ओके। ले लीजिएगा। अब बालाजी मैम फर्स्ट ईयर में था मैम। हाँ उसमें फर्स्ट ईयर था, इस बार हमने लक्ष्मी की बुक ही मंगाई है, तो आप आके ले लेना लक्ष्मी की बुक्स। नहीं मैम, बालाजी से क्वेश्चन मैम लगभग में सब मैच कर जाता है मैम। नहीं नहीं, इससे भी मैच हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन तो हम देंगे ही आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन तो यस हम लोग आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तो हम लोग बताते ही है, हर बार देते ही है, तो वो सब तो मिल ही जाएंगे। मैम आपने जो सिलेबस वाइज हमें क्लास हम पढ़ना है छोड़ बस उस दिए पर थे। ध्यान देना है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं क्लास उसको आप क्रॉस आउट कर दो पेंसिल लेके, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में भी मैम आपको बताया क्लास था, जो हमारे सिलेबस की चीजें हैं, काम की चीजें हैं, उसको आप टिक करके रखो कि हमें इतना पोर्शन पढ़ना है। मैम हम क्लास नहीं किए थे फर्स्ट ईयर में मैम। अच्छा, तो क्लास लेना चाहिए ना, क्लास लेते हो तो आपको समझ में आता है। बुक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, नए नए होते हैं बीएड में, नई टर्म समझ में आते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। तो इस बार आप क्लास अटेंड करो, देखो अच्छा आएगा रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसपे नहीं हुआ आपका पेपर उसके लिए आप प्रिपेयर कर लेना, या आप उसको अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो जब फर्स्ट ईयर वाले बैच में सेकंड पेपर की क्लास चलेगी तो आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। एक पेपर में मैम क्रॉस लग गया है हमको। हाँ मैं समझ गई आपकी बात, सेकंड कंटेम्प्रेरी वाले पेपर में आया है ना, तो मैं कह रही हूँ मैम जब फर्स्ट ईयर को मैं वो वो वाला पेपर पढ़ाऊंगी तो पेपर जो आप है ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो उस क्लास को। मैम मैम वो पेपर जो मैम दिसंबर में दे दे कि सेकेंड ईयर के साथ दे दे? वो तो देखिए किसके कौन टाइमिंग्स पेपर वगैरह देगा? का पेपर का वो सब आपको नीतू मैम बताएंगी, जब इंस्टीट्यूट में आप आओगे आके बात कर लो या फोन पे बात कर लो। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें मैं आपको बता दूंगी, जहां पे आपको डाउट आ रहा है पेपर कब होंगे कब देना है ये सब मैम आपको बता देंगी। ठीक है। ओके। ठीक है ना, चलिए अब हमारा यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, यूनिट 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैम क्लास ओवर कब कीजिएगा मैम? हम्म, क्लास ओवर कब कीजिएगा? क्लास 6 o'clock आपकी ओवर हो जाएगी। ठीक है, 15 मिनट्स की ओके और क्लास है, तो हम एक दो टॉपिक्स हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। ओके। ठीक है, चलिए 4 to 6 आपकी टाइमिंग होती है फॉर 2 hours। मैम अभी सिर्फ मंडे संडे संडे क्लास चलेगी मैम? हाँ जी हाँ जी, संडे संडे होती है। ओके। और मैम ये सेकेंड ईयर का एग्जाम कब होता है मैम?
सेकेंड ईयर का आपका वही होता है, जुलाई में, जून जुलाई में होता है। ओके। ठीक है, अभी चलिए सेकंड में आपका पहला टॉपिक है लोकल एंड यूनिवर्सल। ठीक है, लोकल नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज। सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है आपका डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप सच एज। यहाँ पे देखिए सिलेबस में ना यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, वो गलत है। सिलेबस में का जो पहला टॉपिक आपका लोकल एंड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, इट शुड बी यूनिवर्सल नॉट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए और लोकल होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे लोकल नॉलेज क्या होता है और यूनिवर्सल नॉलेज क्या होता है। आप लोगों को कुछ आइडिया, नाम सुन के कुछ लग रहा है लोकल नॉलेज क्या हो सकता यस है, मैम, लोकल यूनिवर्सल लैंग्वेज नॉलेज क्या हो मतलब हुआ सकता मैम, है? लोकल में जो बोला जाता है क्षेत्रीय लैंग्वेज हुआ मैम। और यूनिवर्सल मतलब वो ग्लोबली नॉलेज, मतलब स्प्रेड, हम यहाँ पे अमेरिका चल जाएंगे, फिर चाइना चल जाएंगे, फिर जापान चल जाएंगे, फिर यूरोपियन नेशन चल जाएंगे मैम, ये सब स्प्रेड हो गया, तो उसको बिल्कुल। हम यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है मैम। जैसे देखिए लोकल नॉलेज है ना, जैसे मान लो यस पर्टिकुलर किसी एरिया में कम्युनिटी के पास जो नॉलेज है किसी चीज की, उसको हम बोलेंगे लोकल नॉलेज। ठीक है, मान लो किसी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी में, तो उसको सेलिब्रेट करने का तरीका क्या है, क्या फूड उस दिन बनता है, कैसे बनता है, ये उनको पता है। ठीक है, ये लोकल नॉलेज है, ये लोकल नॉलेज है। ठीक है, उनको पता है। या हम बात करें किसी ट्राइबल ग्रुप की जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, ट्राइबल पीपल है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो मेडिसिन का काम करते हैं, तो हम नहीं रहते उस एरिया में, हमें नहीं पता, वो लोकल नॉलेज है। उसी कम्युनिटी के लोगों को पता है, जो वो अपने आगे बच्चों को सिखाते हैं, तो उनको पता है। वो पेड़ों की लीफ डायरेक्टली तोड़ के, ठीक है, उससे रस निकाल के उसको दवाई बना के खा सकते हैं, पी सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं चोट लग गई तो उसको ठीक करने के लिए। पर हमें वो नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज कैसा है, लोकल नॉलेज है। ठीक है, यूनिवर्सल नॉलेज वो होता है जो सबके पास होता है। ठीक है, सबके पास होता है, यूनिवर्सल ग्लोबल जो सबके पास है, सबके लिए एक जैसा है और सबके पास है, दैट इज यूनिवर्सल नॉलेज। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज में। तो लोकल नॉलेज होता है फैक्ट्स या, ठीक है, फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स या बिलीव्स, ठीक है, जो पर्टिकुलर किसी एरिया में कन्फाइंड हो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लोकल नॉलेज या ट्रेडिशनल नॉलेज हम बोलते हैं। क्योंकि अभी मैंने बोला कि वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, उनके बच्चे आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो एक टाइप का ये ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। जो लोकल नॉलेज होती है पर्टिकुलर किसी फैमिली की, कम्युनिटी की अपनी होती है, तो दैट इज कॉल्ड लोकल नॉलेज। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोकल नॉलेज। या इंडिजिनस नॉलेज हम बोलते हैं। इंडिजिनस नॉलेज, इंडिजिनस होता है पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका लोकल ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज। वाइल्ड फूड प्लांट्स इन साउदर्न इथियोपिया, वहां के जो प्लांट्स है वो वहीं के लोगों को उसके बारे में जानकारी होती है। लोकल नॉलेज डेवलप्ड होता है ओवर द टाइम। ठीक है, पर्टिकुलर एक एरिया में, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, तो धीरे धीरे बचपन से वो चीजों को देखते देखते सीखते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नॉलेज उनके पास होती है। नॉलेज सिस्टम डायनेमिक होता है। ठीक है, एनवायरमेंट में जैसे जैसे चेंज आता है वैसे वैसे नॉलेज चेंज हो जाता है, होता जाता है। और पर्टिकुलर उसी कम्युनिटी के पास ही वो नॉलेज होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं लोकल नॉलेज। हाँ हाँ बोलो। आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो लोकल नॉलेज होता है पर्टिकुलर उन लोगों से रिलेटेड होता है, और जो यूनिवर्सल होता है वो सबके लिए एक जैसा होती है, एक जैसा होता है, सबको पता होता है। ठीक है, एक्वायर्स ओवर द टाइम होता है। लोकल नॉलेज, अलग अलग कम्युनिटी का लोकल नॉलेज अलग अलग होगा। ठीक है, मैंने बोला से पर्टिकुलर किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना हो या किसी चीज को, कोई पर्टिकुलर फूड आइटम है जिसको कुक करने का तरीका होता है, वो सबको नहीं पता, वो पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के लोगों को ही पता होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोकल नॉलेज।
लोकल नॉलेज नैरो होता है, लिमिटेड होता है कुछ लोगों में, उनके अपने शेयर्ड लोकल नॉलेज है, लोकल ट्रेडिशन होता है, लोकल कस्टम होता है। ठीक है, जैसे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से मधुबनी पेंटिंग की हम बात करते हैं, ठीक है, तो लोकल नॉलेज है, वहां के जो लोग उसको बनाते हैं स्पेशल, उनको ही नॉलेज है। मैं चाहूँ मैं बना लूं, आजकल तो खैर फिर भी आता है, पर उतना एक्सपर्ट कोई नहीं है, उनको हाँ पता है कि ये मंडाला आर्ट होता है, ये मधुबनी पेंटिंग होती है, ये सारी चीजें, तो उनके आर्ट एंड क्राफ्ट की जो स्पेसिफिक नॉलेज है उस कम्युनिटी को ट्रांसफर हो जाता है मैम, हेरिडिटी करेक्टर ट्रांसफर हो जाता है, जैसे पॉड बना रहा है तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए तो हम इसको ट्रेडिशनल नॉलेज भी बोल रहे हैं। यस मैम। ठीक है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो सिखाते हैं, फिर वो आगे अपनी जनरेशन को सिखाते हैं, तो इसलिए जैसे मैंने बोला कुछ पर्टिकुलर डिशेस है, फूड आइटम है, वो कैसे बनती है, ठीक है, ये उनकी फैमिलीज में उनके कम्युनिटी के लोगों को पता है, सबको पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज है, पर आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आजकल ऐसा हो गया है, उड़ीसा का जो पखाल भात बोलते हैं, ठीक है, आसाम का जो पोइता भात है या पोंगल है साउथ का, आजकल लोग नेट से देख के सीख लेते हैं, पर पर्टिकुलर वही इंटरनेट की वजह से सीख पा रहे हैं, अदरवाइज तो वो नॉलेज उनके बीच में ही कन्फाइंड रहती है। ठीक है, उनको ज्यादा पता है कैसे एक्चुअल में बनती है चीजें। ओके, और आते हैं यूनिवर्सल नॉलेज। ठीक है, यूनिवर्सल नॉलेज होती है, ठीक है, जो होल यूनिवर्स में अप्लाई होती हो, ठीक है, जो सबके लिए एक जैसी होती हो, एवरीवेयर सेम हो। ठीक है, और किसी लोकल कम्युनिटी के लिए अलग नहीं है, ये सबके लिए एक जैसी होती है। लॉजिकल नॉलेज होती है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नॉलेज होती है। ठीक है, और यूनिवर्सल नॉलेज हर कोई समझ सकता है, ये हर कोई एक्सपीरियंस कर सकता है, सबके लिए एक्सेसिबल होता है। ठीक है, सेवरल सर्कमस्टेंसेस में एप्लीकेबल होता है एवरीवेयर। ब्रॉड होता है, वास्ट होता है, सबको पता होता है ये चीज, तो ये है यूनिवर्सल नॉलेज। जैसे ह्यूमंस की ओरिजिन कहाँ से हुई, ठीक है, ये सारी जो थ्योरीज है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी है, यूनिवर्स कैसे बना, ये सब कैसी नॉलेज है, यूनिवर्सल नॉलेज है। ठीक है, हर बुक में है, हर वीडियो में है, हर जगह है, ये सबको पता है। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस, ये नॉलेज हर बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, सबको पता है। इधर द चाइल्ड इज इन आसाम और इन दिल्ली और इन पंजाब हरियाणा, कहीं का भी बच्चा हो, एवरीवन स्टडीज, ठीक है, अबाउट फोटोसिंथेसिस, तो सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज, जो सबको पढ़ाया जा रहा है, सबको पता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज के बीच का डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, आई बात समझ में ना? यूनिवर्सल नॉलेज है वो कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। अगर फोटोसिंथेसिस दिल्ली के बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वही सेम चीजें हिमाचल का बच्चा भी पढ़ रहा है, तो वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, फूड अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाता है, उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ के बच्चे के लिए भी वही फोटोसिंथेसिस है, आंध्रा के बच्चे के लिए वही फोटोसिंथेसिस है, एवरीवेयर इट इज सेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले बच्चे ने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा तो और बच्चा हाइड्रोजन पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। सबको जो फूड बनाने के लिए गैस रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, तो कांस्टेंट होता है, सबके लिए एक जैसा होता है, दैट इज यूनिवर्सल। ठीक है, ये टाइम और स्पेस में लिमिटेड नहीं है कि अलग अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यूनिवर्सल नॉलेज ऐसा है कि आप अवेयर हो या नहीं हो, ये एग्जिस्ट करता है, मतलब ये चीजें यूनिवर्सल है, सच है, सबके लिए एक जैसी है। ठीक है, वहीं पे देखो जैसे फूड आइटम्स मैंने बोला, लोकल नॉलेज का आपको एग्जांपल बताया, वहीं पे कुछ चीजें देखो दो स्टेट में बनती हैं, ठीक है, नाम भी सेम होगा, लेकिन एक तो ऐसे इंग्रेडिएंट होते जो डिफरेंट होते, तो फिर बोलेंगे अच्छा इस स्टेट में ये इंग्रेडिएंट डलता है, उस स्टेट में ये इंग्रेडिएंट नहीं डलता, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी रिलेटेड होती है। तो ऐसा भी एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। किसी को पता है तो बताओ, लोकल नॉलेज का कम्युनिटी फूड आइटम का कोई एग्जांपल आपके पास है तो? मैम जैसे बिहार में मैम लिट्टी चोखा मैम फेमस है मैम। हाँ, ये फेमस डिश है। और यस मैम, और मैम साउथ इंडियन का इडली सांबर। हाँ, पकवान मैम, पकवान खजूर पकवान मैम, मतलब वो नहीं होता आटा से बनाया जाता है। मैम जैसे बिहार में खाने में लिट्टी चोखा हो गया, फेस्टिवल में छठ हो गया, ये सब सारे वहाँ के लोकल होते हैं, जो बिहार के लोग ज्यादा जानते हैं इस बारे में। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का अभी तो इंटरनेट पे देख के सबको पता है, 3 दिन आप का कहाँ से है मैम? होता है,
है ना, पर वहां के लोगों को पता है कि एग्जैक्टली क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। मैम आप कहाँ से हो मैम? ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती है हेलो। वहां पे। तो ये है लोकल है यूनिवर्सल के बीच का डिफरेंस। सबको समझ में आया ना? लोकल है पर्टिकुलर कम्युनिटी स्टेट में कन्फाइंड रहेगा, उससे रिलेटेड। यूनिवर्सल है जो सबके लिए एक जैसा है, बराबर है, दैट इज यूनिवर्सल। मैम आप ठीक है, तो कहाँ से 5 हो मिनट्स मैम? लेफ्ट है, तो वी विल नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक। इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द यूनिट 2 इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है, आज मैंने जितना पढ़ाया उसमें से आप पूछ सकते हैं। आई मैम डोंट आप थिंक कि प्रॉपर लोकल दिल्ली यूनिवर्सल में से किसी हो? को कोई डिफरेंस होगा, बहुत ही आसान है और बहुत सारे एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस मैम किया को है, तो बोलने आपको दो समझ पहले, में आ जब गया क्लास होगा। खत्म हो जाएगी बाकी तब फर्स्ट डिस्कस यूनिट से कर किसी को और लेना। डाउट है तो 2 मिनट में यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो अगर किसी को कोई डाउट रहा हो तो। और नियर बाई वाले जो स्टूडेंट हैं वो आके यहीं पे क्लास करें तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी इट्स योर चॉइस, ठीक है, वी कांट फोर्स एनीबॉडी, बट इट इज माय सजेशन, इफ यू कैन कम टू द इंस्टीट्यूट प्लीज कम एंड अटेंड द क्लासेस। ठीक है। आप पूछ लो मैम से, क्या पूछना था? मैम के कास्ट वो क्या है नहीं है, जो भी पूछना है पूछ लो अब। ये कौन नहीं पूछ रहा मैम है? आप कहाँ से हो मैम? मैं तो असम से हूँ। आसाम से हो, ओके, हाँ यही जी, पूछा था। ठीक है। और कुछ पूछना है? दिस इज योर नहीं सब्जेक्ट मैम। रिलेटेड, ऑल्दो यू आर आस्किंग आई एम आंसरिंग। और बताइए, और कुछ टॉपिक रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया उसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गर्ल्स एनीथिंग? आप लोग पूछ लो, बॉयज ऐसे ही होते हैं क्लास में ना, सिंसियर नहीं, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। गर्ल्स को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, जो पढ़ा हमने उसमें से, है ना। मैम यूनिवर्सल नॉलेज में लैंग्वेज भी आएगा क्या? क्या कह रहे हैं यूनिवर्सल में? मैम यूनिवर्सल नॉलेज में लैंग्वेज भी ऐड होगा क्या? यूनिवर्सल में लैंग्वेज, हाँ, जैसे इंग्लिश का है, उसकी जो ग्रामर है, आर्टिकल है, सेंटेंस का पैटर्न है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई इंग्लिश सीख रहा है तो सबके लिए एक जैसा ही होगा। उसमें जो आपके नरेशन के वॉइस के रूल जो हम एक्टिव पैसिव यहाँ इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हैं, वही स्वीडन में पढ़ रहा है बच्चा, वही चाइना में, वही जापान में। अगर इंग्लिश लैंग्वेज कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए यूनिवर्सल है, सब जगह एक जैसा रूल है। ठीक है। अगर मान लीजिए संस्कृत ओके पढ़ मैम। रहे हैं, आजकल विदेशों में संस्कृत है, विदेश में संस्कृत पढ़ते हैं लोग, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो हम इंडिया में जो संस्कृत पढ़ते हैं तो यहाँ जो रूल सीखते हैं, ठीक है, जो ग्रामर सीखते हैं, वही संस्कृत का ग्रामर जो बाहर की कंट्री में कोई अगर संस्कृत पढ़ रहा है तो वही सीख रहा है। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज जितनी डिमांड में है, इंडिया में बहुत बच्चे कर रहे हैं, फ्रेंच करते हैं, तो फ्रेंच का जो रूल फ्रांस का बच्चा पढ़ रहा है वही हम इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो रूल्स तो सेम ही होंगे। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, यस मैम। ठीक, चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।